Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। समझेंगे आपके 30 सवालों को। एकदम फ्रेश क्वेश्चंस का ये सेट है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस पेपर्स को ध्यान में रखते हुए, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, है ना, जो चेंज हुआ है पिछले कुछ टाइम में। पैटर्न में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, बट आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा पूछने का तरीका बदला है। एग्जाम पैटर्न सेम ही है, या फिर मैं कहूँ सिमिलर है, क्वेश्चन सिलेबस सेम है, पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज ये लोग करते रहते हैं। पूछने के तरीके में कह लो आप, क्वेश्चन के स्टाइल में पैटर्न भी सेम ही है। तो खैर, कुल मिलाकर के ये सीरीज का तीसरा सेशन है। यूपीटेट वाले लोग, जो लोग परेशान हो रहे हैं कि नहीं यूपीटेट के सेशंस और ले लो, एक ही सेशन हुआ है, तो कुछ सेशंस में यूपीटेट के ले लूंगी अभी आने वाले कुछ दिनों में। मैं अभी वापस आई हूँ लंदन से ऑलमोस्ट 10 डेज बाद। तो 10 दिन, 28 को मिले थे हम लोग और आज 8 तारीख है। तो एक एक करके सारे काम करेंगे। अभी आज ऐप पे भी क्लासेस नहीं हुई है, कल से क्लासेस शुरू कर देंगे ऐप पे भी वापस से, और यूट्यूब पे आज से शुरू कर दिया है सेशन। थोड़ा मैं माइग्रेन से जूझ रही हूँ, आप जानते ही हैं। पिछले कितना 8th 9th अप्रैल से, यानी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है इस चीज़ को। अप्रैल में 1 महीना हो गया ये कह सकते हैं। उससे पहले थी दिक्कत, बट उतनी नहीं थी। तो वो सब भी चल रहा है, तो मैनेज कर लेंगे, उसकी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा लग रहा है, घूम फिर करके वापस से पढ़ाई करेंगे मस्त। आ जाइए आप लोग, अच्छे सवाल होंगे, एक प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी, है ना। और पेपर में आपको एज इट इज़ हेल्प मिलेगी, जिस तरह के सवाल आते हैं पेपर में। ठीक, चलिए समझते हैं। सीटेट के बैच में अगर आप एनरोल ना हुए हों तो आप बिल्कुल हो सकते हैं, करियरविल ऐप पे जा करके, है ना। और इवन यूपीटेट के बैच में, जिसको लग रहा हो कि कुछ चीज़ों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और अभी भी 1 महीना है, तो मैं रिवाइज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप बिल्कुल जो है एनरोल हो सकते हैं वहाँ जा कर के। ये माइक थोड़ी सी दिक्कत देता है और हमारी टीम इस बारे में कुछ नहीं करती है। कल देखेंगे इसको अच्छे से, देन विल सी के क्या किया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए। तो ये एक बात हुई। पेडागोजी स्पेशल में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ये माइक सच में ही परेशान कर रहा है, और ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये लाइट वेट है, माइग्रेन में दिक्कत नहीं देता है, और इसके साथ इशूज़ डे 1 से बने हुए हैं, जब से आया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो आप लोग कर लीजिएगा, सेशन आपको पसंद आएगा और समझ में भी आएंगी चीज़ें। पीडीएफ अगेन जो पेंडिंग है वो सब डल जाएंगी, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन से फटाफट शुरू करते हैं। इसको आप एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं, नहीं तो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या सवाल को पढ़ना कैसे पेपर में अप्रोच डेवलप हो जाएगी, जब आप देखते हैं कि पेडागोजिकल सवालों को पढ़ते कैसे हैं और उनको फिर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फटाफट से आप जवाब देंगे। 1 नंबर का सवाल आपके सामने है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है। आप जो है इसमें पीछे से आदित्य को बुला के करा देते ठीक। ये अभी भी इस साइड कम स्पेस है, उधर ज़्यादा स्पेस है। देखिएगा, असर्शन क्या है, यानी कथन और कारण वाले सवाल आते ही हैं, है ना। A student who repeatedly uses the same unsuccessful method to solve a math problem is demonstrating a response set which hinders effective problem solving। कहा गया है कि एक छात्र जो गणित की समस्या को हल करने के लिए बार बार एक ही असफल तरीके का प्रयोग कर रहा है, उस तरीके का प्रयोग कर रहा है जिससे सवाल सॉल्व हो नहीं पा रहा, तो वो तरीका असफल है। फिर भी वो वही प्रयोग में ला रहा है। प्रतिक्रिया समुच्चय प्रदर्शित करती है, ये जो उसका एक्शन है, प्रदर्शित कर रहा है किसको, प्रतिक्रिया समुच्चय को, जिसको हम रिस्पॉन्स सेट कहते हैं अंग्रेजी में, या मेंटल सेट कहते हैं, जो प्रभावी समस्या समाधान में बाधा डालता है। ये बात कितनी सही है, पूरी सही है, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है इसका, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू सिमिलर पार्ट्स इज एन अनप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी दैट कॉजेज कॉग्निटिव ओवरलोड एंड कंफ्यूजन। यानी बड़ी प्रॉब्लम्स को या कॉम्प्लेक्स जटिल समस्याओं को छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में तोड़ना एक अनप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है, यानी जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना एक अनुत्पादक रणनीति है या फेल्ड रणनीति है, जिससे कॉग्निटिव लोड जो है वो और कंफ्यूजन बढ़ती है। ये एकदम ऑपोजिट बात है, सच्चाई से परे है ये बात, है ना। कि अगर एक जटिल समस्या है तो उसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका, या कई अच्छे तरीकों में से एक तरीका है उसको पार्ट्स में ब्रेक कर देना। भाई आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आप फिर पार्ट्स में देखते हैं कि कितने सब्जेक्ट हैं, उसमें भी कितने चैप्टर हैं, फिर एक चैप्टर से शुरू करते हैं, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे एग्जाम की तैयारी एक दिन में कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम को पार्ट्स में तोड़ना होता है ना। कोई चीज समझ नहीं आ रही उसको पार्ट्स में समझेंगे, ठीक। और ये एक अनप्रोडक्टिव नहीं प्रोडक्टिव तरीका है। इससे कॉग्निटिव लोड, यानी दिमाग पे लोड, कॉग्निटिव लोड मतलब संज्ञानात्मक भार, जो आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो कम होता है। क्योंकि अब आप प्रॉब्लम जो आपको बहुत बड़ी लग रही थी उसको जब आप पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो आपको वो कॉग्निटिव लोड नहीं देती है। एक एक सवाल करके समझेंगे तो समझ में आते जाएंगे। तो ये बात तो गलत है। ये बात सही है
कि रिस्पॉन्स सेट या प्रतिक्रिया समुच्चय या इसको फंक्शनल फिक्सनेस भी कहते हैं, कि आप जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीके पर अड़े रहते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनता है, बैरियर बनता है। हर बार एक सवाल निश्चित रूप से इस पे आता है, फंक्शनल फिक्सनेस के नाम से आ जाए, रिस्पॉन्स सेट के नाम से आ जाए, मेंटल सेट के नाम से आ जाए। बेसिकली आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ चीजें हिंड्रेंस हैं, बैरियर हैं, और कुछ चीजें हेल्पफुल हैं। जो हिंड्रेंस या बैरियर या रुकावट है उनमें से एक चीज है रिस्पॉन्स सेट, कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप एक ही तरीके का इस्तेमाल करते हैं हमेशा, है ना। तो वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, समस्या समाधान में बाधा है ये चीज, कि आप हर चीज के लिए एक ही समाधान तो नहीं हो सकता, है ना। तो हर चीज के लिए एक समाधान नहीं हो सकता, इसलिए आपको अलग अलग तरह के समाधान ट्राई करने होते हैं। तो ये बात सही है, लेकिन ये बात गलत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का हेल्पफुल तरीका है ब्रेक डाउन करना, प्रॉब्लम को पार्ट्स में तोड़ना, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बैरियर जो है, हिंड्रेंस जो है, बाधा जो है, वो ये है आपका रिस्पॉन्स सेट, मेंटल सेट या फंक्शनल फिक्सनेस। तो जो कि सही कहा गया है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जो 46% लोग सही जवाब इसका दे रहे हैं। एकदम फ्रेश क्वेश्चंस हैं, है ना, पैटर्न और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवा में हो जाएगा, आपको बिल्कुल पेपर में इस तरह के सवाल नजर आएंगे। ठीक, बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों ट्रू भी नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। फर्स्ट ऑप्शन ही यहां सही बचता है। ये 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसमें, जो आपका ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। इसमें 3 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व होती है। पहले आपको ए को पढ़ना है, ए सही है, फिर आप रीजन देखेंगे ये आर सही है कि नहीं है, फिर तीसरा स्टेप होता है कि आर ए के बारे में सही कह रहा है या नहीं। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि ए सही है बट आर सही नहीं है, तो खत्म हो गई, ये तीसरा स्टेप पे जाना ही नहीं है फिर, अगर दोनों में से कोई भी गलत है तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मेंटल सेट या रिस्पॉन्स सेट, यानी एक बच्चे ने 10 सवाल सॉल्व करे सब्ट्रैक्शन वाले, यानी घटाने के। अब नया सवाल आया, वो हर चीज में घटाना या जोड़ना ही लगा रहा है, क्योंकि उसने 10 सवाल पुराने जो हैं उसमें घटाने का इस्तेमाल किया था, एडिशन का नहीं। सवाल है जोड़ने वाला, बट वो फिर लगा हुआ है घटाने में। सवाल हो सकता है भाग करना हो किसी चीज में, डिवीजन का इस्तेमाल में लाना हो, लेकिन उसने क्योंकि 20 सवाल पहले किए हैं या एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, वैसे ही वो बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि सारे सवाल जो हैं कि एक का उत्तर डी आ गया तो सबका उत्तर डी ही होगा। ये फंक्शनल फिक्सनेस है, कि आप फंक्शन कर रहे हैं एक ही तरीके पे अटक गए हैं, जबकि मल्टीपल तरीके हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो ये यहां पे रिस्पॉन्स सेट या मेंटल सेट या मानसिक समुच्चय जो है एक प्रॉब्लम है, अभी वो मत देना पोल, क्या है, एक हिंड्रेंस है, बाधा है। अब आपको एक चीज यहां पे समझनी है कि जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक सवाल निश्चित रूप से आता है, बिल्कुल फिक्स है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में, है ना, इसको ऐसे देखेंगे कि आप आगे के सवाल भी, क्योंकि मैं ये कोशिश करूंगी कि हर एक सेशन में आपके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं डिटेल में, ताकि वो कॉन्सेप्ट जब नेक्स्ट सेट में आए तो आपकी उसकी तैयारी पहले से हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ चीजें बनती हैं, जैसे जीवन में भी होता है, कुछ चीजें हेल्पफुल होती हैं, कुछ चीजें बाधा बनती हैं। तो कुछ चीजें हैं बैरियर, यानी बाधा, या हिंड्रेंस कह लीजिए आप इसको, हिंड्रेंस हिंदी में बाधा कहेंगे, और कुछ चीजें हैं आपकी हेल्पफुल, यानी जो बाधा नहीं बनती हैं, सपोर्ट करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सपोर्ट ला करके देती हैं या आपको मदद करती हैं। बात सही है। अब आपको इतना पता है कि ये जो मेंटल सेट है या फंक्शनल फिक्सनेस है, ये बैरियर है, क्योंकि आपने एक सेट बना लिया ना, आपका दिमाग में फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडिटी है। और रिजिडिटी, वो आपने सुना होगा कि जो पेड़ झुकते नहीं है टूट जाते हैं, तो वो लचीलापन, जिस पेड़ पे फ्रूट्स लगते हैं, फल होते हैं, वही झुकना भी जानता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। तो प्रॉब्लम सॉल्व अगर एक तरीके से नहीं हो रही तो उस पर अड़े नहीं रहना है कि पिछली बार भी पेपर क्लियर नहीं हुआ, पढ़ फिर भी वही रहे। ग्रामर आ नहीं रही है पेपर में, व्याकरण आती नहीं है, 2-3 नंबर की मुश्किल से आती है, आप व्याकरण पढ़ते हैं 15 दिन तक लगातार, तो ये मेंटल सेट है ना, कि आप रट्टे लगाने पे लगे हुए हैं, जबकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। सवाल कैसे आ रहे हैं, जिनमें कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पूछी जा रही है ना। तो मेंटल सेट या फंक्शनल फिक्सनेस भी कह सकते हो उसको, कार्यात्मक स्थिरता कहते हैं फंक्शनल फिक्सनेस। इतने दिन बाद जो है बोर्ड पे लिख रही हूं फंक्शनल फिक्सनेस। ठीक है, हेल्पफुल क्या है इसमें, हेल्पफुल है ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स। ब्रेक अ प्रॉब्लम, पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, यानी समस्या को इनटू पार्ट्स में, यानी टुकड़ों में तोड़ लो अगर बड़ी समस्या है, जटिल प्रॉब्लम है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एनालिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना या एनालॉजी का इस्तेमाल करना, है ना, एनालॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना। एनालॉजिकल क्या होता है, आपने कोई समान समस्या सॉल्व करी थी पहले, उससे आपने इंस्पिरेशन ले ली कि हाँ ये कॉन्सेप्ट यहां भी लग सकता है। जरूरी नहीं है ये सेम तरीका नहीं अपनाया एज इट इज। एनालॉजिकल थिंकिंग है आपने समानता देखी, कुछ प्रीवियस जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसके आधार पे
कुछ चीजों का आपने इस्तेमाल किया उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मेंटल साइड उल्टा है, ये प्रॉब्लम कोई भी हो तरीका एक ही है, समझ रहे हो? तो एनालॉजिकल थिंकिंग सही है कि अगर एक जैसी प्रॉब्लम है तो आपने हेल्प ले ली एनालॉजिकल थिंकिंग की, क्योंकि समानता थी, है ना, कि हमारी आंख कैमरे की जैसी है, ये एनालॉजी है, समानता है इस चीज में, या एक समझने का जरिया हो सकता है। बात सही है नहीं? इतनी बात क्लियर? कि कमेंट्स अटक क्यों जाते हैं? चलिए खैर, फिर आते हैं हम नेक्स्ट। ये प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़ना अच्छी हेल्पफुल चीज है, एनालॉजिकल थिंकिंग हेल्पफुल चीज है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, उद्वेलनशीलता बोलते हैं इसको, मस्तिष्क को उद्वेलनशीलता, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी आइडियाज की बारिश। बच्चे ग्रुप में बैठ करके किसी प्रॉब्लम पे अलग अलग सॉल्यूशन सोच रहे हैं, ये भी हेल्पफुल है। वही मेंटल सेट, फंक्शनल फिक्सनेस, है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। बात क्लियर है? चलिए खैर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 2। व्हाट आर द, जो लोग नए जोड़ रहे हैं वो एक दो दिन खुद को भी दें, मुझे भी दें, क्योंकि आपको स्टाइल समझने में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी टीचर का समय लगता है ना, वो आइडिया हो जाता है। फिर आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इस सेशन में मैं नहीं बताऊंगी, मे बी किसी और क्वेश्चन पे, किसी और टॉपिक पे चर्चा हो रही होगी तो उसके डिटेल में जाएंगे। तो उस एक टीचर से पढ़ने का ये फायदा रहता है कि आपको चीजें जो है एड ऑन होती रहती हैं, प्रीवियस नॉलेज या स्टाइल से आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, और आज नहीं तो दूसरी क्लास में आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे कनेक्ट होने लगती हैं। बात सही है? चलिए, 76% इसमें सही जवाब दे रहे हैं, देख लेते हैं सही है भी कि नहीं। व्हाट आर द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा पे एक सवाल हर हालत में आता है सीटेट में। इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? जिसका रीजन बाहर ना हो, जिसका रीजन अंदर हो। पहला है एंगेजिंग इन एन एक्टिविटी टू अवॉइड पनिशमेंट फ्रॉम पेरेंट्स। किसी काम को आप इसलिए कर रहे हैं कि माता पिता से डांट ना पड़े, घर वाले शादी कर देंगे इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। मोटिवेशन है, इसकी वजह से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मोटिवेटेड तो आप हैं, लेकिन इसका रीजन बाहर है, तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल का उदाहरण है, इंटरनल का नहीं। कंप्लीटिंग अ कॉम्प्लेक्स पजल प्योरली फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, इसमें रीजन बाहर नहीं है, आपको मजा आ रहा है किसी काम को करने में, आनंद महसूस कर रहे हैं आप, तो ये रीजन अंदर है, बाहर थोड़ी। आनंद कोई हाथ में थोड़ी लेके घूमोगे, आनंद तो मन के अंदर है कि मुझे मजा आता है पढ़ा करके, तो मैं पढ़ा रही हूं, है ना। पैसे मिले नहीं मिले वो सेकेंडरी बात हो गई। बात सही है? नेक्स्ट क्या है? ऐसे ही हजारों वीडियोस हैं लेट्स लर्न पे। फीलिंग अ सेंस ऑफ मास्टरी एंड क्यूरियोसिटी ड्यूरिंग लर्निंग। अब सेंस ऑफ मास्टरी, आपको महारत हासिल होगी, कोई चीज अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। ये कहां से आ रहा है? क्यूरियोसिटी से। नंबर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, जिज्ञासा है, जानने की चाहत है, तो ये रीजन इंटरनल है ना। ये दोनों बहुत बेहतरीन रीजन है सीखने के, इसमें बाहर आपको किसी के वाहवाही की जरूरत नहीं पड़ती। स्टडिंग हार्ड एक्सक्लूसिवली टू विन अ कैश प्राइज। देखो प्राइज कहां है? बाहर दुनिया में मिलेगा। जो भी चीज बाहर मिल रही है, पुरस्कार, एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है। तो सेकंड और थर्ड जो हैं, जो कि सेकंड ऑप्शन आप लोग सही जवाब दे भी रहे थे। अच्छा, इस बार एक क्वेश्चन आया था, इस बार नहीं, पिछले से पिछली बार, इससे पिछली बार सीटेट में, कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है जुड़े हुए हैं। कई बार इंटरनल मोटिवेशन से कहानी शुरू होती है या एक्सटर्नल से शुरू होती है। घर वालों ने कहा टीचिंग का कोर्स कर लो, है ना, फिर आप टीचिंग का कोर्स करने गए, आपको मजा आया पढ़ाने में, तो वो शुरू मजबूरी में किए थे, फिर मजा आने लगा, मतलब एक्सटर्नल से इंटरनल चले गए, या इंटरनल से एक्सटर्नल चले जाओ, ये भी हो सकता है ना। दोनों कई बार इंटरमिंगल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स वेज में इंटरकनेक्टेड भी हो सकती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो सेकंड और थर्ड जो है वो बेहतर, यहाँ पे सही जवाब है इंटरनल का। कोशिश करनी है इंटरनल मोटिवेशन बच्चे में आप जागृत कर पाए एक्सटर्नल की बजाय, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चलती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक और सवाल है मोटिवेशन से, लगभग 2 सवाल आते हैं, 2 हमने सेट में डलवाए हैं। Which of the following sequences correctly represents the motivation cycle? मोटिवेशन साइकिल में जो एनसीईआरटी वाली मोटिवेशन साइकिल है वो 6 स्टेप्स फॉलो होते हैं, 6 स्टेप। इसका सिंपल शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है, NDA GAR, GAR। ये 6 स्टेप साइकिल है जो एनसीईआरटी की साइकिल है। वैसे और भी अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग राइटर्स ने जो है साइकिल दी हुई है, जिसमें किसी में 3 स्टेप हैं, किसी में 4 स्टेप हैं, बट ये 6 स्टेप की एनसीईआरटी वाली साइकिल है जिसको हम थॉरोली फॉलो करते हैं, है ना। अब आप इसका जवाब देंगे, 49% लोग ए कह रहे हैं। देखते हैं, नीड, यस, नीड, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मोटिवेशन के लिए पहला स्टेप नीड है। अगर आपको आवश्यकता ही नहीं होती, आप नहीं पढ़ रहे होते, नौकरी चाहिए ही नहीं आपको, यह आवश्यकता हो सकती है किसी का जानने का मन हो ये सब्जेक्ट, फिर भी नीड है एक तरह की। तो नीड जो है फिजियोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल दोनों हो सकती हैं, मोटिव से आती हैं, 2 मोटिव्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल मोटिव क्या है? स्लीप, हंगर, सेक्स। सोशियोलॉजिकल मोटिव क्या है? कुछ अचीव करना है ना, प्राइज जीतना है, नंबर लाने हैं। तो नीड है, बिल्कुल सही बात है। ड्राइव, इस नीड से ड्राइव यानी एक
टेंशन क्रिएट होगी अंदर, जिसको ड्राइव कहते हैं, जिसकी वजह से आपको नीड थी नौकरी की, एक ड्राइव आई कि भाई नौकरी लेनी पड़ेगी, अंदर से एक चालक शक्ति के रूप में एक टेंशन क्रिएट हुई अंदर कि ये काम करना है ना। गोल अच्छे अटेनमेंट होगा जब ड्राइव आएगी, तो ड्राइव के बाद जनरली अराउजल आता है, बट ये वाले ऑप्शंस में अराउजल कहीं भी नहीं दिया है। और जैसा मैंने आपको बताया कई साइकिल्स हैं जिसमें 3-4 ही स्टेप होते हैं कि भाई नीड है, नीड से ड्राइव हुआ, अचीवमेंट हो गई, गोल की प्राप्ति हो गई। तो ड्राइव ने आपको उस दिशा में धकेला कि काम करें, चलो पढ़ लेते हैं, फिर आपको गोल की अचीवमेंट हो गई, ये थर्ड स्टेप हो गया। और रिडक्शन ऑफ अराउजल, अब जो वो अराउजल था जो कि ड्राइव के बाद आता है, ये जो आग आपके अंदर जली थी या उत्तेजना, वो कम हो जाएगी जैसे ही पेपर क्लियर हो जाएगा, पेपर दे देंगे, फिर थोड़ी आप हर बार फॉर्म भरते रहेंगे। तो ऐसे मोटिवेशन की साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती है। तो ऑप्शंस के हिसाब से जाएं तो पहला ऑप्शन ही यहां सही बैठता है, हालांकि इसमें अराउजल का या वो ऑप्शन नहीं है ना। इन्होंने कितने स्टेप में खत्म कर दिया, 1 2 3 4, जबकि 6 स्टेप की हम बात करते हैं। अभी आएंगे इस पे कि 6 स्टेप कैसे हैं। नीड रिडक्शन ऑफ अराउजल, भाई नीड के बाद डायरेक्ट अराउजल में कमी कैसे आ गई, ना ड्राइव आई, ना अराउजल हुआ, ना अचीवमेंट हुआ, है ना। तो आवश्यकता के बाद सीधा उत्तेजना में कमी नहीं आ सकती, जब तक उपलब्धि नहीं हुई तब तक उत्तेजना में कमी नहीं आएगी। भाई जब पेपर पास कर लोगे तब जाकर के तो वो अराउजल कम होगा, या अगली नीड पे जाओगे या कोई और नीड पे जाओगे। इंटरेस्ट क्या है, रुचि, परसेप्शन, एटीट्यूड, ये मोटिवेशन साइकिल में नहीं आता है कि नीड के बाद इमोशन आता हो। एनडीए गार यही एक सीक्वेंस है। इस साइकिल को देख भी लेते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो गया, ज्यादातर लोग सही जवाब दे भी रहे हैं कि भाई नीड है, फिर ड्राइव हुई। नीड क्या है, भूख लगी है आपको, ये नीड है ना। इस चीज ने आपको ड्राइव किया, आप गए दौड़ करके, है ना। पहले एक टेंशन क्रिएट हुई कि यार खाने को चाहिए कुछ, एक चुलबुलाहट है, एक ड्राइव है, एक चालक है, टेंशन क्रिएट हुई है। फिर आप अराउजल, यानी ये और एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो आप एक्शन लेने के लिए बाधित हो जाएंगे। जब ये ड्राइव और बढ़ेगी तो आप जाएंगे, फ्रिज खोलेंगे या वॉटेवर जो भी आपके घर में है वो खाना शुरू करेंगे। तो आपको गोल अचीवमेंट हो गया जब आप नीड, ड्राइव, अराउजल के बाद आपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया, यानी उस दिशा में व्यवहार किया, फ्रिज खोलाया, खाना बनाया, वॉटेवर। ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं गोल की दिशा में, फिर उस गोल की अचीवमेंट हो जाएगी, खाना खा लोगे, भूख मिट गई। अब रिडक्शन ऑफ अराउजल है, ये जो आग थी अब वो कम हो गई क्योंकि मिल गई ना नौकरी, है ना, या कर लिया पेपर पास। अब थोड़ी हमेशा भागते रहोगे, फिर नई नीड आएगी, इस बार कोई और नीड आएगी, है ना, कि भाई 2 कमरों का मकान है, 3 का हो जाए, 4 का हो जाए, 400 का हो जाए, वॉटेवर। तो हर बार अलग अलग मोटिवेशन, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह से नीड्स काम करती हैं। सबके लिए सेम नीड हो जरूरी नहीं है, या हर व्यक्ति सेम चीज से मोटिवेटेड हो ये भी जरूरी नहीं है। तो पहला स्टेप जो 6 स्टेप साइकिल है आपकी एनडीए गार, इसमें अगर हम देखें तो नीड मतलब आवश्यकता। इस नीड से जो है आपकी ड्राइव, चालक या प्रणोद कहते हैं जिसको, कि आपके अंदर एक टेंशन क्रिएट होगी कि भाई कुछ करना है, कुछ करना है ना। नीड क्या है, नौकरी, नौकरी चाहिए, जरूरी है, ये टेंशन क्रिएट हुई है, ड्राइव जिसको हम कह रहे हैं। फिर आपका थर्ड स्टेप आता है अराउजल, उत्तेजना, कि अब ये चीज इस लेवल पे ये आग जल चुकी है कि आपको एक्शन लेने पे बाधित ही कर देगी, जो कि फोर्थ स्टेप होगा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यानी आप गोल की दिशा में किताब ले आए या बैच ले लिया, पढ़ने बैठ गए हैं। अब सिर्फ ये मन में नहीं है कि ड्राइव है, एक टेंशन क्रिएट हुई है, अराउजल है, हाँ करना तो है, अब आप एक्शन भी ले रहे हैं। तो ये फोर्थ स्टेप है। जब आप गोल की दिशा में सही एक्शन लेते हैं तो एक समय के बाद आपको अचीवमेंट यानी गोल की प्राप्ति हो जाती है। जब आपकी अचीवमेंट हो गई तो ये जो अराउजल थी, ये जो आग थी, इसमें कमी आ जाएगी, रिडक्शन आ जाएगी, क्योंकि जब मिल गई जो चीज तो अब रिडक्शन ऑफ अराउजल हो गया, है ना, सिक्स्थ स्टेप जिसको कहते हैं। तो ये एनडीए गार, ये 6 स्टेप की आपकी मोटिवेशन की साइकिल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये क्या कहता है। ये एक बार पूछा हुआ है बहुत पहले, क्योंकि लर्निंग टॉपिक आपका सिलेबस में है और उसी से जुड़ी हुई चीजें और पहले पूछी जा चुकी है, तो इस क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, जिनको नहीं पता अभी मैं समझा दूंगी, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। सवाल पढ़ो और जवाब दो एक बार, फिर हम बात करेंगे आगे की। बात सही है? यू आर बेस्ट मैम जी, धन्यवाद। ये तो आप लोगों का प्यार है, नहीं तो खुद की तारीफ खुद भी की जा सकती है ना। देखिएगा एक बार, समझते हैं। 58% लोग सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी शून्य अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण का उदाहरण कौन सा है। देखिए 3 प्रकार के ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होते हैं एज पर थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एक व्यक्ति है, उनकी थियरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीटेट में, यूपीटेट में पढ़नी है ना। वो कहते हैं कि अधिगम का ट्रांसफर क्या, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है क्या। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जैसे ट्रांसफर होता है आपका नौकरी में, एक जगह से दूसरी जगह गए आप, स्थानांतरण बोलते हैं इसको,
है ना। ऐसे ही लर्निंग में भी चीजों का ट्रांसफर होता है। आपने अपने माँ बाप से, घर वालों से, पिछली जनरेशन से, टीचर्स से ये सुना होगा कि जैसे माय फादर यूज्ड टू से कि सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। ये सब आपने सुना है ना, कि जो भी आपने सीखा है जीवन में, जो कुछ भी, वो बर्बाद नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, जीवन में काम आ जाएगा। सिलेबस में नहीं आया, नौकरी में नहीं आया, कहीं और नहीं आया, तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। इसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ये 3 प्रकार की होती है एज पर थॉर्नडाइक। इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। यानी साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में भरपूर यूज किया। रिवॉर्ड पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है यही लेकर के आए। नाम क्या है? थॉर्नडाइक। और भी लोग हैं जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात होती है, बट वो जनरली सीटेट में नहीं पूछता है। अगर हम बात करें यहां पे, तो एक है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी एक सिचुएशन में जो आपने सीखा वो दूसरी सिचुएशन में काम आ गया। जैसे आपको साइकिल चलाना आता है, जब आप बाइक सीखेंगे तो ये जो बैलेंस करना है स्टीयरिंग को, सॉरी इसको स्टीयरिंग तो नहीं बोलेंगे, हैंडल को, वो आपको मदद करेगा किसमें? बाइक सीखने में, है ना। जिसका मैथ्स अच्छा होता है उसको फिजिक्स में मदद मिलती है। ठीक है। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अगर एक चीज जो सीखी आपने वो बाधा बने दूसरी चीज को सीखने में। तीसरा है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसकी बात पूछी है शून्य ट्रांसफर, कि भाई आपने हिंदी सीखी और आप स्विमिंग सीख रहे हैं, दो चीजों में कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी मर्जी, अभी हम पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद में गाना गाने लगूं, तो ये दो अलग एक्टिविटीज हैं। एक सिचुएशन में जो सीखा था उसका प्रभाव जीरो पड़ रहा है दूसरी सिचुएशन में। जबकि जब आपको साइकिल आता है और आप साइकिल आती है और बाइक आप चलाना सीख रहे हैं, तो आपको वो हेल्प करेगी। या बाइक में अगर गियर डालने का और क्लच छोड़ने का सिस्टम आपको पता है, तो जब, क्योंकि मुझे बाइक आती थी बचपन से, बचपन इसलिए बोल रही हूँ 9-10 साल की उम्र से, तो गाड़ी चलाने में इतनी आसानी हुई कि मुझे पता था कि क्लच जो है वो एकदम से नहीं छोड़नी है। लेकिन जब पहली बार आप बाइक सीख रहे होते हैं और क्लच छोड़ने का सिस्टम और गियर के साथ कॉम्बिनेशन सीख रहे होते हैं, तो वो वहां पे टाइम लगता है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? एक सिचुएशन में जो सीखा आपने दूसरी सिचुएशन में काम आ रहा है। आपने टाइपिंग सीखी, है ना, वो क्वालिटी कीपैड वाले फोन्स आते थे पहले, याद हो आपको, अब वो हमारे टच फोन्स में होता ही है बाय डिफॉल्ट। तो जिनको टाइपिंग आती है उनको पता है कि ए का जो प्लेसमेंट है कीबोर्ड में कहां होता है। तो जिनको टाइपराइटर आता था उनको कंप्यूटर वाली टाइपिंग में हेल्प हुई, जिनको कंप्यूटर वाली टाइपिंग आती थी वो फोन पे क्वालिटी कीपैड में हेल्प हुई। ठीक है ना। नेगेटिव ट्रांसफर हो सकता है, जो एक सिचुएशन में आपने सीखा है वो हेल्पफुल होने की बजाय प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कि आपको गाड़ी चलानी आती है इंडिया में, और आप जो है राइट साइड आपका स्टीयरिंग है, फिर आप दुबई चले गए या किसी और कंट्री चले गए, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस चले गए फॉर दैट मैटर, जहां आपका जो स्टीयरिंग है गाड़ी का वो लेफ्ट साइड में है। यहां लोग आप कहते हैं कि हम लेफ्ट साइड में चलते हैं रोड के, वहां राइट में चल रहे हैं। तो आपने क्योंकि इंडिया में जो गाड़ी चलाना सीखा था वो हो सकता है कुछ दिन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, बार बार आपका जो दिमाग है या आपका हाथ है, आप उस तरफ से गाड़ी में बैठे जिस तरफ स्टीयरिंग है ही नहीं, है ना। तो ये नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा कि एक सिचुएशन में जो सीखा था, ए सिचुएशन में इंडिया में गाड़ी चलाना सीखा था, ये दुबई में गाड़ी चलाने में हिंड्रेंस पैदा कर रहा है कुछ दिन तक। कुछ चीजें यहां पे कॉमन भी होंगी। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे पूछा है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या उदाहरण है? लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल हेल्प्स इन लर्निंग टू राइड अ मोटरसाइकिल। साइकिल चलाना सीखने से मोटरसाइकिल चलाना सीखने में सहायता मिलती है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का उदाहरण है। जीरो नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि साइकिल सीखी और बाइक चलाने में कोई मदद नहीं होगी, जीरो नहीं है। लर्निंग हिंदी हैज नो इफेक्ट ऑन लर्निंग स्विमिंग। यही बात हम अभी कर रहे थे कि अगर आपको हिंदी सीखी है आपने, या स्पेनिश सीखी है, कोई भी भाषा सीखी है, स्विमिंग सीखने में और इस भाषा के सीखने में कोई डायरेक्ट रिलेशन हो जरूरी नहीं है। अब ये मत कहिएगा कि आप स्विमिंग सीखने गए, किसी ने आपको इंस्ट्रक्ट किया और हिंदी का प्रयोग किया। भाई हो सकता है हिंदी की बजाय इंग्लिश का भी प्रयोग हो सकता था, वो तो किसी भी भाषा का प्रयोग हो सकता था। या अगर मान लो आपको भाषा नहीं भी आती है, तो बच्चों को कहा जाता है कि वो नेचुरल स्विमर्स होते हैं, वो माँ के गर्भ में तैर ही रहे होते हैं एक तरह से। तो भाषा नहीं भी आती तब भी आप तैरना सीख सकते हैं। बहुत सारे आपको अलग अलग सिचुएशंस मिल जाएंगी। तो इन दो बातों का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ कोई ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो नहीं रहा। लर्निंग मैथमेटिक्स हेल्प्स इन लर्निंग फिजिक्स। हाँ, मैथमेटिक्स और फिजिक्स या मैथमेटिक्स और रीजनिंग में ताल्लुक है कि जिनका मैथ ठीक होता है उनकी रीजनिंग ठीक होती है बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रहा है। लर्निंग टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर इंप्रूव्स मोबाइल टेक्सटिंग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कीपैड जो है सेम है आजकल तो स्पेशली। तो ये आपकी कहानी हो गई। सेकंड ऑप्शन ही है जो जीरो ट्रांसफर को दर्शाता है, बाकी सब में पॉजिटिव ट्रांसफर है, नेगेटिव भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम लर्निंग बिकॉज डेवलपमेंट। विकास अधिगम से भिन्न है क्योंकि। बहुत अच्छे सवाल है। डेवलपमेंट डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है लर्निंग से? डेवलपमेंट और लर्निंग का रिश्ता क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। डेवलपमेंट कैसे अलग है लर्निंग से, यह पूछा है कवि ने, तो आपको जवाब देना है। फटाफट से बताएंगे।
आप क्लास अटेंड करते रहिए, रोज समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, कैसे नहीं आएगी आएगा समझ, है ना, उसकी चिंता आपको करनी नहीं है। चलिए, विकास अधिगम से कैसे भिन्न है या अलग है? तो सेकेंड ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, जो कि सही है। और कितने परसेंट लोग कह रहे हैं? 93% लोग। ये हम यूट्यूब पर भी डिस्कशन कर चुके हैं, वो जो पहली क्लास थी सीडीपी की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बैच में है तो पक्का 100% हमने डिस्कशन किया है। किया तो यूट्यूब पे भी होगा, बट हो सकता है पुराने वीडियोस में हो। ठीक है। डेवलपमेंट डिफरेंट है लर्निंग से, क्योंकि डेवलपमेंट ऑलवेज प्लान्ड होता है। वो तो लर्निंग भी हो सकती है, कई बार प्लान नहीं भी हो, वो चीजें भी डेवलपमेंट में आ सकती हैं। अकर्स ओनली इन स्कूल, सिर्फ स्कूल में डेवलपमेंट या लर्निंग होती है, ये बेकार की बात है। अगर किसी को लगता है कि कोई स्कूल नहीं गया तो उसने जीवन में सीखा नहीं होगा, तो आप अगेन 600 साल पहले चले जाइए। ये उदाहरण मैं बहुत बार यूज करती हूँ निजी जीवन में भी, कि कबीरदास जो है स्कूल नहीं गए थे, जितना मुझे पता है ना, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी उन्होंने, बट आज भी हम उनको अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। तो क्या उनको ज्ञान नहीं था, या उन्होंने शिक्षा नहीं ली? तो जीवन से आप सीख सकते हैं, या बुद्धिमान होने के लिए जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति स्कूल ही जाएगा। स्कूल जाओगे ऑफकोर्स वो हेल्पफुल होगा, या शिक्षा जरूरी है, वो सारी बातें ठीक है, या वो फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग है, औपचारिक शिक्षा है। इनफॉर्मल क्या है? जब आप जीवन से सीख ले रहे हैं, है ना। नॉन फॉर्मल दोनों के बीच का रास्ता है, जैसे आप और मैं अभी जुड़े हुए हैं कि आप ओपन से सीख रहे हैं या कोचिंग से सीख रहे हैं, उसको गैर औपचारिक बोलते हैं। तो केवल विद्यालय में ही अधिगम या डेवलपमेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों चीजें, अगर आप विद्यालय नहीं भी गया जो व्यक्ति, तो क्या उसका विकास नहीं हुआ, या उसने सीखा नहीं जीवन में कुछ? ये कहना गलत होगा। डिपेंड्स ओनली ऑन, आप खूब विद्यालय गए हैं, आप पंचर लगा के देखिए अपनी बाइक में या गाड़ी में, आपको पता लगेगा कि विद्यालय जाने से लर्निंग का डायरेक्ट या डेवलपमेंट का डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि चीजें आपको सीखने से आती हैं। डिपेंड्स ओनली ऑन टीचिंग, सिर्फ टीचिंग पे ही निर्भर करेगा डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें टीचिंग का कोई रोल नहीं है, नेचुरली होती है। मैचुरेशन वाला जो पार्ट है ना, कि आपके हाथों में जान नेचुरली आ रही है, किसी ने सिखाया थोड़ी कि अब आज से आपने सिखा दिया, 6 महीने के बच्चे को साइकिल सिखा के देखो आप, क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं है उस चीज के लिए। तो सिर्फ टीचिंग से नहीं हो सकता। रेफर्स टू ब्रॉडर चेंजेस इन द इंडिविजुअल, क्योंकि डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है? विकास व्यक्ति में व्यापक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। ब्रॉडर टर्म है, एक बड़ा टर्म है, विस्तृत टर्म है, विस्तृत कॉन्सेप्ट है जो डेवलपमेंट है। और लर्निंग हो, मैचुरेशन हो, ग्रोथ हो, ये तीनों ही क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, यानी विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं। विकास एक ब्रॉड डोमेन है जिसके अंदर लर्निंग, मैचुरेशन, ग्रोथ, यानी अधिगम, अभिवृद्धि, और या वृद्धि जिसको आप कहते हैं, और परिपक्वता, ये तीनों आते हैं, है ना। और लर्निंग और डेवलपमेंट जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं, डीपली इंटरकनेक्टेड हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं। डेवलपमेंट से लर्निंग और लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, ये बात एकदम सही है, इंटरकनेक्टेड है। कैसे भाई? आपका विकास नहीं हुआ कि आपकी एक सर्टेन हाइट बढ़नी थी या एक उम्र होनी थी जब आपके दिमाग की सोचने समझने की शक्ति आप में आएगी, तभी तो आपको सिखाया जाएगा। आप 6 महीने के बच्चे को साइकिल थोड़ी सिखाते हैं, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट का एक पार्ट जिसको मैचुरेशन बोलते हैं, कि अभी वो मैच्योर नहीं है। आप 6 महीने के बच्चे के पक्के दांत निकाल के दिखाइए, दूध के दांत शुरू होंगे। तो कुछ चीजें आप नहीं सिखा सकते जब तक वो मैच्योर नहीं है, यानी डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो कुछ चीजें लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी। और कई बार लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए। कैसे? जब आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, दुनिया घूमी आपने साइकिल चला के, जो भी अपने आसपास की दुनिया थी, या ड्राइव करके देश भर घूमा। अब इससे आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके दिमाग का विकास नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आपने एक भाषा सीखी, यानी मान लो इंग्लिश सीखी आपने, हिंदी सीखी आपने, अब उसमें काव्य पढ़ा या आपने उसमें लिटरेचर को पढ़ा, अब इस लिटरेचर की समझ से आपके दिमाग का, आपका सोशल डेवलपमेंट, ये सब नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट लर्निंग को हेल्प करता है। ये दोनों इंटर कनेक्टेड हैं, डीपली कनेक्टेड हैं, डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। बट अगर देखा जाए तो लर्निंग हो, मैचुरेशन हो, ग्रोथ हो, ये सब डेवलपमेंटल प्रक्रियाएं हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। और ये जो डेवलपमेंट और लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक दूसरे की पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं, एक दूसरे को बेहतर करने में मदद करती हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हेल्प करती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस कहते हैं उनको, पूरक हैं एक दूसरे की। चलिए खैर, सेकेंड ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? डैश नॉलेज इन्वॉल्व्स नोइंग फैक्ट्स एंड डेफिनेशंस, whereas dash knowledge involves knowing how to perform a specific physical or cognitive task। यानी डैश ज्ञान में तथ्यों और परिभाषाओं को जानना शामिल है। कौन सा ज्ञान है ये तथ्यों और परिभाषाओं को जानने वाला? डिक्लेरेटिव नॉलेज, घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं इसको। ये हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी में भी आता है, ये सीडीपी में भी आता है।
कौन सा ज्ञान कहते हैं इसको? डिक्लेरेटिव नॉलेज, कि आपको डी से डेफिनेशन और डी से डिक्लेरेटिव नॉलेज। अगर रट्टा ही लगाने का बहुत मन है तो ऐसे कनेक्शन बिठा करके, इसको रट्टा भी नहीं कहेंगे, आप दो चीजों में संबंध बना करके याद रख सकते हैं। डिक्लेरेटिव और आपका डेफिनेशन सेम में आते हैं, ऐसे याद रख लेना, है ना। वैसे बेहतर तो ये होगा कि प्रोसीजरल नॉलेज से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किसी चीज का प्रोसीजर सीखना। आपने पढ़ा कि ऑपरेशन कैसे होता है और आपको आता है कि ऑपरेशन कैसे करते हैं, दो चीजों में अंतर है। आपने पढ़ा कि ऑपरेशन कैसे होता है या स्विमिंग कैसे करते हैं, स्टेप्स पढ़ लिए, आपने डेफिनेशन पूरी पता है, आपको नॉलेज है, थियोरी पता है आपको, ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है। डिफाइन तो कर देंगे आपकी स्विमिंग कैसे करते हैं, बट प्रोसीजरल नॉलेज एकदम डिफरेंट है कि आपको तैरना आता है, यानी यू नो हाउ टू डू समथिंग। वो हाउ वाला जो पार्ट है, कैसे करते हैं किसी चीज को, वो प्रोसीजर है, वो प्रक्रिया है ना। और क्या है कोई चीज, वो डिक्लेरेशन है, वो घोषणात्मक ज्ञान में आता है कि आपको परिभाषा पता है किसी चीज की, तो वो डिक्लेरेटिव नॉलेज है। वेयर एज प्रोसीजरल नॉलेज क्या है? इन्वॉल्व्स नोइंग हाउ टू परफॉर्म समथिंग, कैसे करते हैं, है ना। आपको पता है डांस के कितने फॉर्म होते हैं, आपको भरतनाट्यम के बारे में पता है, आपको कथकली के बारे में पता है, बट अगर आपको कथकली आता है या भरतनाट्यम आता है, दैट मीन्स उसकी प्रोसीजरल नॉलेज भी आपके पास है। डिक्लेरेटिव नॉलेज, डेफिनेशन पता है आपको, आप जानते हैं उसके बारे में, हो सकता है दोनों हो आपके पास, लेकिन अंतर क्या है कि डिक्लेरेटिव नॉलेज में आप थ्योरी बेस्ड चीजें हैं, क्या है कोई चीज, फैक्ट, तथ्य क्या है उसके बारे में। इट्स लाइक कि आपने मैप पे देखा है कि लंदन यहां है, या हमने बचपन से देखा था या सुना था। दूसरी चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं जाकर के, दो अलग चीजें हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल नॉलेज, ठीक है, इंप्लिसिट होता है आंतरिक, एक्सप्लिसिट होता है जो बाहर भी दिखे। इसमें इन दोनों का कोई काम है नहीं और ये उल्टा नहीं हो सकता, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप सभी जो है सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल टर्म्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स डेफिनेशन? कौन सा पेडागोजी का टर्म है, शब्द है पेडागोजी का, है ना, शिक्षण शास्त्र का, जिसको हम पेडागोजी कहते हैं, अपनी परिभाषा के साथ सही ढंग से सुमेलित है? यानी आपको देखना है कि कौन किसके साथ सही से लिखा हुआ है, करेक्टली मैच्ड है। एक तरफ लिखा हुआ है डिक्लेरेटिव नॉलेज, अभी हमने चर्चा की है, दूसरी तरफ प्रोसीजरल नॉलेज, तीसरी तरफ मेटाकॉग्निशन है, फोर्थ है फंक्शनल फिक्सनेस यानी कार्यात्मक स्थिरता। डिक्लेरेटिव नॉलेज डेफिनेशन होती है, हाउ टू राइड अ बाइसिकल, साइकिल कैसे चलाते हैं, ये प्रोसीजरल नॉलेज का उदाहरण है, ना कि डिक्लेरेटिव का। बात सही है? तो ये तो गलत हो गया। प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी साइकिल कैसे चलाते हैं, ये यहां पे आना चाहिए था। यह जानना कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है, प्रोसीजर थोड़ी है कोई, दिल्ली कोई प्रोसीजर है? तो ये एक बात हुई। मेटाकॉग्निशन यानी अधिसंज्ञान या परासंज्ञान, इस पे एक सवाल आता ही है आजकल। द एबिलिटी टू थिंक अबाउट, मॉनिटर एंड रेगुलेट वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस, ये एकदम सही है, 78% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं कि अधिसंज्ञान या परासंज्ञान का मतलब है अपनी स्वयं की विचार प्रक्रियाओं के बारे में सोचने, निगरानी करने और विनियमित करने की क्षमता, यानी थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, किसी चीज को प्लान करना, किसी चीज की स्ट्रेटजी बनाना, रिव्यू करना, उस स्ट्रेटजी को इवेल्युएट करना, वो एग्जीक्यूट हो पाई नहीं हो पाई, कि भाई आपको पेपर क्लियर करना है, आपने एक प्लानिंग की, स्ट्रेटजी बनाई, देखा आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, रिफ्लेक्ट किया, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, तो ये बात सही है। फंक्शनल फिक्सनेस, कार्यात्मक स्थिरता, द एबिलिटी टू यूज एन ऑब्जेक्ट इन नोवल हाईली क्रिएटिव वेज, ये क्रिएटिविटी का उदाहरण है, ना कि फंक्शनल फिक्सनेस का। और क्रिएटिविटी तो दूर भागती है जहां पे फंक्शनल फिक्सनेस होती है, ये तो बाधा है क्रिएटिविटी में फंक्शनल फिक्सनेस, कि एक ही तरीके पे अटके हो तो कुछ नोवल या कुछ नया नहीं सोच पाओगे। तो मेटाकॉग्निशन यहाँ पे सही जवाब है। मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, यानी थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग। मेटा आपने सुना होगा, फेसबुक को मेटा बना दिया गया, मेटा का मतलब क्या है, बियॉन्ड, है ना। और कॉग्निशन का मतलब क्या है, मेटा और कॉग्निशन दो शब्दों से मिलकर के बना है मेटा कॉग्निशन, परासंज्ञान। आपको फ्री नोट्स भी दिए हुए हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे भी आपकी बहुत मदद हो जाएगी अगर आप बैच में नहीं कर पा रहे हैं एनरोल किसी कारणवश, ठीक है। परासंज्ञान, संज्ञान क्या होता है, जो भी आपकी मेंटल प्रोसेसेस हैं, मानसिक प्रक्रियाएं हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, इमेजिनेशन, ये सब कॉग्निशन में आती हैं, दिमाग संज्ञान के विकास में आती हैं, जिसपे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पियाजे वाइगोत्स्की ने थियरी भी दी हुई है ना। विकास के 3 मुख्य प्रकार पढ़ते हैं आप, पीसीएसई, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। कॉग्निटिव का मतलब है संज्ञान या दिमाग का विकास, तो मेंटल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस में थिंकिंग आ गया, है ना, थिंकिंग आ गया, रीजनिंग आ गया, यानी तर्क करना, सोचना, है ना, डिसीजन लेना, ये सब मानसिक प्रक्रियाएं हैं। कई बार सवाल पूछ लेता है कौन सा एक कॉग्निटिव प्रोसेस नहीं है, तो जहां बात आ रही होगी कि
फील करना कुछ, तो वो कॉग्निशन से ज्यादा इमोशंस के डेवलपमेंट में चला जाएगा। मेटा का मतलब क्या है? बियॉन्ड कॉग्निशन, यानी थिंकिंग के भी परे जाना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। इसमें क्या होगा? इसमें आप प्लानिंग करेंगे किसी चीज की कि भाई मुझे किस दिशा में जाना है, कैसे पढ़ना है ना, गोल सेट किया आपने, रिव्यू करेंगे वो फिर ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, रिफ्लेक्ट करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उसको इवेल्युएट करेंगे। तो थिंकिंग के भी ऊपर सोच पाना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं, इस पे भी आप सोच पा रहे हैं। आप कैसे सोचते हैं, वो क्यों सोचते हैं, इस पे भी आप सोच पा रहे हैं। तो दिस इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ये बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है क्योंकि इससे हायर मेंटल एबिलिटीज आपकी विकसित होती हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये आप देख सकते हो, उसमें डिक्लेरेटिव नॉलेज, यानी आपको वर्ल्ड के सारे फैक्ट पता है, कौन सा शहर किसकी राजधानी है, कैसे चलाते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज आपको बाइक की पता है ना, लिखते कैसे हैं ये आपको पता है, पंचर कैसे लगाते हैं, टायर कैसे बदलते हैं, ये आपको आता है करना, तो ये प्रोसीजरल नॉलेज है। इसके बारे में पता है डेफिनेशन या परिभाषिक रूप से, तो वो डिक्लेरेटिव नॉलेज है। मेटाकॉग्निशन, आप अपने विचारों पे भी विचार कर पा रहे हैं। फंक्शनल फिक्सनेस, एक ही तरीके बैठ के पढ़े हैं, जबकि मल्टीपल तरीकों का प्रयोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में सवाल है। बिश्नोई नहीं है, ये कोहलबर्ग है। लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड प्राइमरीली बिकॉज। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की मुख्य रूप से आलोचना किस बात पे की गई है? कोहलबर्ग की आलोचना पे पता नहीं कितनी बार सीटेट में सवाल आया है, बैक टू बैक अनगिनत बार आया है, मतलब गिन तो सकते होंगे ऑफ कोर्स, बट आप ये समझ लीजिए कि बहुत बार सवाल आया है ना। तो क्रिटिसिज्म क्या है मॉरल डेवलपमेंट की थियरी का जो कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है? 2-3 क्रिटिसिज्म है, जिसमें से एक बहुत ही फेमस क्रिटिसिज्म है कि जेंडर बायस थियरी है। महिलाओं के पर्सपेक्टिव को या वुमेन के पर्सपेक्टिव को, फीमेल्स के पर्सपेक्टिव को इसमें देखा ही नहीं गया। सारे जो सैंपल थे इस थियरी को बनाते समय वो पुरुषों के सैंपल थे या मेल सैंपल थे। तो यहां पे, और जबकि जो महिलाओं का सही गलत है, मॉरलिटी है, वो कई बार केयर पे भी फोकस्ड होती है, तो इसलिए इसको जेंडर बायस थियरी कहा। इन्हीं की एक स्टूडेंट ने जिनका नाम कैरल गिलिगन है, जीवित हैं वो, कोहलबर्ग नहीं है, ही कमिटेड सुसाइड। खैर ये जरूरी नहीं है, अभी जरूरी है इनकी थियरी। तो लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड प्राइमरीली बिकॉज, मतलब जरूरी है, ठीक है, इन्होंने थियरी दी है, बट अभी के लिए पेपर में क्या जरूरी है? इनकी थियरी को जानना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आपका काम आपसे ऊपर निकल जाए, आपकी चर्चा से ज्यादा आपके काम की चर्चा हो रही है ना, कि मॉरल डेवलपमेंट लिख के गए वो हम आज तक पढ़ रहे हैं। कहाँ थे, कौन थे, हो सकता है आपको ना पता हो, मतलब हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो ज्यादा पढ़ लेते हैं कई बार, ठीक। तो इट इग्नोर्स द फिजिकल माइलस्टोन्स ऑफ इन्फेंसी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। इट वॉज बेस्ड प्रीमरली ऑन अ मेल सैंपल, यस यस, अंडर रिप्रेजेंट्स द एथिक्स ऑफ केयर। एथिक्स ऑफ केयर यानी देखभाल की या केयर की जो नैतिकता है वो महिलाओं में होती है, उस पहलू को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर ही कर लिया और सिर्फ मेल सैंपल्स को इंक्लूड किया गया। तो ये जेंडर बायस थियरी है। इट क्लेम्स दैट मॉरलिटी इज फुल्ली डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 3, नहीं भाई साहब, ये एडोलसेंस और अडल्टहुड तक की बातें हो रही हैं। 3 साल में कोई मॉरलिटी डेवलप नहीं हो रही, शून्य मॉरलिटी है, सेल्फ की मॉरलिटी होती ही नहीं है, सही गलत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इट रिलाइज टू हैवी, इट रिलाइज, बस सही गलत वो है जिससे डांट ना पड़े। इट रिलाइज टू हैवीली ऑन पियाजे सेंसरी मोटर स्टेजेस, नहीं। देखिए पियाजे की एक थियरी है मॉरल डेवलपमेंट की, या इवन जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है उससे ये इंस्पायर्ड है। ये थियरी, बहुत लोग बहुत सारी चीजें इंस्पायर्ड होती हैं, पहले लोग बता देते थे, आजकल लोग पूरी पूरी संस्थाएं बना लेते हैं कॉपी करके और श्रेय नहीं देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इंस्पिरेशन कोई भी किसी से ले सकता है, ह्यूमंस लेते हैं, हम सब एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो ये इंस्पायर्ड है थियरी, कॉपीड नहीं है। कई बार कॉपीड होती हैं चीजें लेकिन श्रेय नहीं होता है। खैर एनीवे, ये सब बातें चलती रहेंगी। आपके कमेंट्स पता नहीं क्यों रुक जाते हैं, देखिएगा। तो अगर हम बात करें इट रिलाइज टू हैवी ऑन पियाजे, नहीं, पियाजे किसी स्टेज पे ये ऐसा नहीं है कि चिपक गई है, इंस्पायर्ड है। इसलिए ये कहते हैं कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी का कॉग्निटिव रीजनिंग से डायरेक्ट संबंध है। इस पर कभी और चर्चा करेंगे, ज्यादा हो जाएगा एक दिन में आपके लिए। इट वॉज बेस्ड प्रीमरली ऑन अ मेल सैंपल एंड अंडर रिप्रेजेंट्स द एथिक्स ऑफ केयर, महिलाओं के व्यू पॉइंट को या केयर की मॉरलिटी को इन्होंने इग्नोर किया है ना, सिर्फ मेल सैंपल्स ही थे। जब बात क्रिटिसिज्म की करते हैं कोहलबर्ग के, तो 3 चीजें मुख्य रूप से इनके 3 क्रिटिसिज्म है, 3 पॉइंट्स हैं आलोचना में। एक तो यह है कि जेंडर बायस है, यानी मेल सैंपल्स को ही लिया गया, लैंगिक पक्षपात है इसमें। दूसरा ये कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट वाला पॉइंट है ना। वैसे तो जेंडर बायस भी काफी अच्छा क्रिटिसिज्म है इस थियरी के लिए, लेकिन ये सबसे बेहतरीन मुझे लगता है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। कि जब कोहलबर्ग ने सवाल पूछते समय या जब ये थियरी बनाई, जो भी सिचुएशंस ली,
लोगों से पूछा कि अच्छा आप इस सिचुएशन में होते, एक तरफ आपका पति है, एक तरफ आपका आपके पिताजी हैं, तो आप किसको बचाएंगे? ऐसी सिचुएशन है, या एक तरफ आप पेपर देने जा रहे हैं, किसी की जान बचानी है, और एक तरफ आपका पेपर छूटेगा। मतलब मॉरल डिलेमास, नैतिक दुविधाएं आपको दी जाएं, है ना, कि भाई आप इट्स लाइक जब आप यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज देख रहे हैं, कि एक व्यक्ति आपको कोई मिल जाए दुनिया में जो कहे मैं कभी रिश्वत लूंगा, और केसेस आप देख लीजिए मिलते ही हैं। तो इट्स लाइक कि जब आप हाइपोथेटिकली जब आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये सिचुएशन होगी तो आप क्या करेंगे, तो आप कह दें मैं तो एकदम आइडियल आंसर दे दें, मैं तो ये करूंगा जी, है ना, मैं तो रिश्वत कभी हाथ नहीं लगाऊंगा जीवन में। या दहेज, वो तो बहुत खराब चीज होती है। खुद की शादी हो रही है, आपने देखा भाई साहब यहां पे जो है क्या चल रहा है, गिफ्ट के नाम पे दहेज चल रहा है। तो ये क्या हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई कि एक व्यक्ति हाइपोथेसिस में, परिकल्पना में कह दो, हाइपोथेसिस है कि ऐसा होगा, बट एक्चुअल में जब सिचुएशन आएगी तो वो व्यक्ति पलट जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मतलब ये जो सही गलत या मॉरलिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका एक क्रिटिसिज्म है कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इसमें है कि आपने हाइपोथेसाइज किया है, परिकल्पना की है, एक सिचुएशन दी है, उसमें तर्क लगाने को कहा है, बट एक्चुअल सिचुएशन में हो सकता है लोग अलग तरह से एक्ट करें, है ना। फिर क्या आता है, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि जो वुमेन एम्पावरमेंट पे लेक्चर देते हुए फिरते हैं और घर की महिलाओं को उन्होंने एम्पावर नहीं किया हुआ, या घूंघट पे लेक्चर दे रहे हैं और अपने घर में जो है घूंघट कराते हैं लोगों से। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं, है ना। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं कि व्यक्ति एक्चुअल में वो सही गलत क्या मानता है और वो क्या दिखाता है, दो चीजों में अंतर पाया जा सकता है। तीसरा इसका एक और क्रिटिसिज्म है कि कल्चर बायस है, या तो मुझे तीसरा क्रिटिसिज्म इसका याद नहीं कर पा रही हूँ मैं फॉर सम रीजन, अभी बहुत दिन बाद आई हूं, तो ये जो है, हाँ किसी को याद आ रहा हो तो बताना, मैं अभी ये दो ही याद कर पा रही हूँ। एक तीन इसके मुख्य क्रिटिसिज्म है जो मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ। कल्चर बायस तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हाँ कल्चर को लेकर के कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है कि ये सब कल्चर पे लागू हो, ये जरूरी नहीं है, कि इसमें कल्चर वाला पर्सपेक्टिव को शामिल नहीं किया गया है, कि भारत में माँ बाप को या माँ बाप से अलग रहना या माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आना कॉमन नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर उसको गलत मानता है। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत प्यार है इसलिए आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, मजबूरी में उस कल्चर की वजह से हो सकता है आप रह रहे हो। तो सही और गलत कल्चर के हिसाब से पलट जाता है, ये इसमें एक चीज नहीं। जेंडर स्टीरियोटाइप इसमें आ गया, जेंडर बायस में ही आ गया, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़े। हाँ, नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, बिल्कुल ये एकदम सही बात ही है। मतलब बात हम पॉइंट हमने वही डिस्कस किया है, याद आ गया था बाई चांस। आप लोगों ने, आप में से एक आध ही कोई व्यक्ति बता पा रहा है इतनी देर बाद, बहुत खुशी की बात है। अभी नई नई पढ़ाई शुरू की आपने। नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स। भाई जिसको किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत पता हो तो वो थोड़ा वीडियो आगे बढ़ा के देख लेना, लेकिन क्योंकि कुछ लोग जो है पहली पहली बार ही पढ़ रहे हैं या ज्यादातर लोग, तो ये जरूरी है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में समझें। तो ये इसकी तीन मुख्य क्रिटिसिज्म है, ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से एक पे सवाल फंस जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, डिसलेक्सिया primarily affects a child's ability to engage in dash whereas dysgraphia affects a child's dash। पठन वैकल्य किस चीज को प्रभावित करेगा? फटाफट से बताओ, बहुत तेजी से जवाब दो। सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं कितने लोग? 43% लोग। चलिएगा ठीक है, शुरू के 10-15 सवाल हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन इसलिए भी करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाए, फिर आपसे बहुत सारे सवाल अपने आप सॉल्व होने लगते हैं। ठीक है, 62% हो गया थर्ड ऑप्शन, जो कि सही भी है। देखिए डिसलेक्सिया में फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में दिक्कत आती है, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में। कैसे? कि ये GOD मिलके गॉड का साउंड आएगा, लेटर्स को साउंड के साथ जोड़ने में समस्या आती है। तो गॉड को डॉग पढ़ सकता है, मतलब रिवर्स में पढ़ सकता है, या साउंड को लेटर के साथ एसोसिएट करने में समस्या आती है बच्चे को। फाइन मोटर राइटिंग में डिस्ग्रेफिया, क्योंकि ग्राफ का मतलब है राइटिंग से संबंधित है, इसमें राइटिंग की प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया में पढ़ने से संबंधित समस्या होती है। तो जब पढ़ने में दिक्कत कब आएगी? जब फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो, यानी एक लेटर को दूसरे लेटर की साउंड से जोड़ नहीं पा रहे हैं आप, है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पे। स्पेशल अवेयरनेस या मैथमेटिकल लॉजिक, वो फिर मैथमेटिकल लॉजिक तो चलो यहां काम कर जाता अगर डिस कैलकुलिया पूछा होता। ग्रॉस मोटर स्किल्स की दिक्कत नहीं है डिस्ग्रेफिया, क्योंकि लिखने में जो इस्तेमाल होती है वो आपकी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, हाथ और आंखों की मसल्स का प्रयोग। हाथ मतलब फिंगर्स, हैंड्स में जो भी मसल्स हैं आपकी, तो हैंड्स और फिंगर्स का इस्तेमाल हम करते हैं फाइन मोटर स्किल्स में स्पेशली। ग्रॉस मोटर स्किल होता है आपकी आर्म्स यानी बड़ी मांसपेशियां या आपकी टांगे, उसका प्रयोग डिस्ग्रेफिया में कहीं नहीं हो रहा, फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग है।
हियरिंग की कोई बात ही नहीं है यहाँ, वो ऑडिटरी डिसऑर्डर्स में आएगा। सोशल कम्युनिकेशन की दिक्कत ऑटिज्म में आती है ना। विजुअल एक्विटी, ये आपका विजुअली इंपेयर्ड बच्चा होगा फिर। तो थर्ड ऑप्शन यहां सही है। डिसलेक्सिया एक प्रॉब्लम है जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी या एलडी बोलते हैं, अधिगम वैकल्य, या फिर हम कहते हैं इसको पठन वैकल्य, अधिगम अक्षमता के अंदर आता है। जो तारे जमीन पर में बच्चा है ईशान अवस्थी, उसको डिसलेक्सिया या डिसलेक्सिक के रूप में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर टीचर नोटिसेस दैट अ 9-year-old चाइल्ड कैन अरेंज ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू साइज, understand conservation of quantity and classify objects into different categories. According to Piaget's theory of cognitive development, the child is most likely in which stage? Piaget पे क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो एक शिक्षक देखता है कि एक 9 वर्षीय बालक वस्तुओं को आकार के अनुसार क्रमबद्ध कर सकता है, यानी छोटे से बड़े के क्रम में, बड़े से छोटे के क्रम में, आवर्ती अनुवर्ती जो बोलते थे, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकता है। मात्रा संरक्षण, यानी क्वांटिटी सेम रहती है, आप शेप और साइज बदल दें तब भी, यानी अगर 250 ml पानी है तो आप उसको 1 लीटर के बर्तन में डाल दीजिए, एक बास्केट में डाल दीजिए, एक जिसमें डालना है आपको एक बड़े से नीले ड्रम में डाल दीजिए, वो 1 लीटर पानी ही रहेगा। ऐसा नहीं, या 250 ml पानी है तो 250 ml ही रहेगा। बर्तन की शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी या वॉल्यूम में, मात्रा में परिवर्तन नहीं आता। दिस इज कंजर्वेशन, जो 7 से 11 के बीच में आता है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 74% लोग। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है क्योंकि 7 से 11 के बीच में है, और बाकी जो क्वालिटीज हैं वो भी इसी उम्र में आ जाती हैं। CCS बोलती हूं मैं इसको, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। कंजर्वेशन क्या है? यानी संरक्षण। क्या आपको पता है कि शेप और साइज के बदलने से मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, क्वांटिटी सेम रहती है, वॉल्यूम सेम रहता है, जो 250 ml वाला एग्जांपल आपको दिया है ना। अगर ये 50 ml पानी है तो अब मैं इसको बॉटल में डालूं, एक नीले ड्रम में डालूं, काले ड्रम में डालूं, बाल्टी में डालूं, सेम रहेगा ये। तो शेप बदलने से बर्तन की या साइज के बदलने से क्वांटिटी नहीं बदल रही है, ये कंजर्वेशन या संरक्षण कहलाता है, जो कि पहला सी है। क्लासिफिकेशन है कि आप क्लासिफाई कर सकते हैं दो चीजों में अंतर को, कि भाई ये ट्राइंगल को एक साथ रखेंगे या सर्कल को एक साथ रखेंगे, या रंग के आधार पे, वॉटेवर, जिस भी आधार पे आप वर्गीकरण कर सकते हैं, बांट सकते हैं, छांट सकते हैं। सीरिएशन है छोटे से बड़े क्रम में और बड़े से छोटे क्रम में लगाना। तो ये CCS कॉन्क्रीट में आता है, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और CCS, ये 3 गुण इसी में आते हैं। 7 से 11 वर्ष की बात है, और बच्ची कितने साल की है? 9 वर्ष की है। तो ये तीसरी स्टेज में है प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, इसी क्रम में सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? ये आप ऐसे भी देख सकते हो, इसको इतना बताए बिना जो है हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कंजर्वेशन का उदाहरण है, संरक्षण का। कि जब बच्चे को ये समझ में आ जाए कि भाई चाहे आप लंबे ग्लास में डालो, चाहे चौड़े बर्तन में डालो, जो जूस की क्वांटिटी है या जूस की मात्रा है वो सेम है। नहीं तो बचपन में आप देखते हैं बच्चों को लगता है कि एक 10 रुपए के नोट की बजाय उसको 1-1 रुपए के सिक्के दे दो, वो ज्यादा लगते हैं। हमें भी ऐसे लगता था बचपन में, 7 से 11 वर्ष से पहले, जब तक कंजर्वेशन नहीं आया, है ना। ये हो गया कंजर्वेशन, संरक्षण जिसको हिंदी में कहेंगे। वहीं जब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, तो ये है वर्गीकरण का उदाहरण। क्लासिफिकेशन भी इसी उम्र में आ रहा है, 7 से 11 में। कि अब बच्चों को पता है कि ब्लू वाले जो वर्ग हैं या स्क्वायर हैं, इनको एक साथ रखना है, शेप के आधार पे क्लासिफाई कर पाया, कलर के आधार पे। जो सर्कल वाले आपके ग्रीन कलर हैं और सर्कल हैं, उनको एक बॉक्स में रखना है। ट्राइंगल हैं रेड वाले, उनको अलग क्लासिफाई कर दिया। कि आपको पता है अलमारी में पेंट कहाँ लगानी है आपको, या जीन्स कहाँ लगानी है, शर्ट्स कहाँ लगानी है, सूट कहाँ लगाने हैं, तो आपने क्लासिफाई किया हुआ है कि यार ये वाले बॉक्स में तो मैं ये रखता हूं, ये वाले में ये रखता हूं। ठीक, फिर क्या है, ये आपका नेक्स्ट है सीरिएशन, सीरीज में लगाना, क्रमीकरण बोलते हैं इसको। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में आप देख रहे हैं छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे आपने ये बचपन में किया होगा, है ना, कि 1 से 100 तक, 100 से 1 तक उल्टा। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मामला है। ये तीनों चीजें कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11 में आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप और जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे और बताएंगे जवाब, फटाफट से बताएंगे। अब हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, 15 क्वेश्चन करने के बाद हम थोड़ी सी स्पीड में आ जाते हैं, क्योंकि आपका एक बेस कॉन्सेप्ट बन चुका होता है ना। देखिए थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 62% लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग सिचुएशंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स द जनरल टू स्पेसिफिक रूल? जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाले नियम को क्या कहते हैं? फटाफट से बताओ। 60% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। सामान्य से विशिष्ट को हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं, निगमनात्मक तर्क या डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं।
जो कि आप थर्ड में कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूं, द टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू मेमोराइज एग्जांपल्स। नहीं नहीं, ना मुन्ना ना, गलत जवाब देने में लगे हुए हो, खुश होके वो भी है। इतना भरोसा किया था मैंने आप पे कि 60% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं, तो यही सही होगा है। देखो एक बार, द टीचर फर्स्ट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैमल्स एंड देन डिस्कसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हेल्स एंड बैट्स। ये सही है। आपने गलत जवाब दिया, कोई बात नहीं। शिक्षक पहले स्तनधारी जीवों की अवधारणा समझाते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये मैमल्स होते हैं, इनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये विशेषताएं होती हैं, फिर उदाहरण देते हैं। भाई मैमल्स का तो सबके लिए सामान्य है ना, सारे मैमल्स की डेफिनेशन सेम ही होगी। उदाहरण विशिष्ट हो सकता है कि आपने वेल के बारे में बात की है ना, या फिर आपने बैट्स चमगादड़ के बारे में बात की, तो ये उदाहरण है किसके, मैमल्स के, कि हम होमोसेपियन का उदाहरण है हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है यहां पे कि इट्स लाइक आपने लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट समझाया कि निर्जीव वस्तुएं ये वो होती हैं जिनकी अपनी जान नहीं होती जिनमें, फिर निर्जीव वस्तुओं का उदाहरण दिया। तो निर्जीव वस्तुओं की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो जनरल है, सबके लिए सामान्य है, सारी निर्जीव चीजों के लिए एक ही डेफिनेशन है। एग्जाम्पल अलग हो सकता है, ये कुर्सी है, ये पेन है, ये घड़ी है, ये उदाहरण है। तो पहले आपने जनरल बताया, यानी जो रूल है, रूल टू एग्जाम्पल बोलते हैं इसको। तो रूल क्या है, मैमल्स के बारे में जो डेफिनेशन है वो रूल है। उदाहरण स्पेसिफिक या विशिष्ट हो सकते हैं कि भाई आपने बताया नाउन की डेफिनेशन बताई आपने कि नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन, कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये जनरल प्रिंसिपल है, ये रूल है। इसका स्पेसिफिक उदाहरण क्या होगा कि हिमांशी भी उदाहरण है, आगरा भी उदाहरण है, न्यूयॉर्क भी उदाहरण है, दिल्ली भी उदाहरण है ना, कोई फॉर दैट मैटर ये वॉच है, स्पेसिफिक नाम आपने लिख दिया कि भाई ये सैमसंग की वॉच है या एप्पल की वॉच है, वॉट, तो ये सब संज्ञा के उदाहरण है। तो पहले आपने या कोई फॉर्मूला बताया, वो रूल है, जनरल है, सबके लिए सामान्य होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला बदलेगा नहीं, परिभाषा नहीं बदलेगी, एग्जाम्पल अलग अलग हो सकते हैं, उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है यहां कि अभी जो आपने थर्ड ऑप्शन में ब्लेंडर किया है ना, कि इंडक्टिव डिडक्टिव की जब बात होगी, अभी एक सवाल और करेंगे इसी पे कि इंडक्टिव और डिडक्टिव लिख लेते हैं, अभी एक और सवाल मैं आपको कराऊंगी, फिर जब आप उसमें भी गलत जवाब देंगे तब डिस्कस करेंगे, है ना। मतलब मैं उम्मीद तो करती हूँ कि आप सही जवाब देंगे, बट यू नो व्हाट आई मीन, है ना। तो इंडक्टिव आगमनात्मक, आपका आगमन होगा यहां, आप रूल तक पहुंचेंगे, रूल का आगमन होगा। निगमनात्मक है डिडक्टिव मेथड या डिडक्टिव रीजनिंग। बहुत अमेजिंग है, ये आपको आगे तक काम आएंगे। आप DEET+B का पेपर देने चले जाइए, कोई भी एग्जाम दे लीजिए, सीटेट से लेके हर जगह ये कारगर है। जब हम बात करते हैं इंडक्टिव की, तो ये एग्जाम्पल टू रूल होता है, उदाहरण से नियम की ओर। कि आपने बताया कि राम, शाम, ताजमहल, है ना, दिल्ली, दिल्ली लिख लिया आपने। आपने बोर्ड पे ये सारे उदाहरण लिखे पहले, और बच्चों से पूछा अपने फेवरेट, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ, अपनी फेवरेट जगह का नाम बताओ, अपनी फेवरेट डिश का नाम बताओ। तो ये एग्जाम्पल पहले आपने लिए उदाहरण, फिर आपने बताया कि इन सब नामों को संज्ञा कहते हैं, कि नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आपने बाद में बताई, तो इसको इंडक्टिव मेथड कहेंगे। जब आपने पहले डेफिनेशन बता दी, परिभाषा बता दी आपने, जैसे बचपन में हमको रटवाया गया था कि नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लगे पड़े डेफिनेशन याद करने में। फिर उसके बाद उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे राम, जैसे पुस्तक, जैसे फलाना। तो डेफिनेशन क्या है, रूल है डेफिनेशन, नियम से उदाहरण की ओर जाना। डेफिनेशन के बाद आप क्वेश्चंस या आपको एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, तो रूल टू एग्जांपल। देखिए रूल हमेशा जनरल होता है, सबके लिए सामान्य है। A+B का होल स्क्वायर सामान्य है, जनरल है, सबके लिए एक जैसा है। क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, तो रूल जनरल होता है, एग्जाम्पल जो है वो स्पेसिफिक होता है। तो जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना डिडक्टिव मेथड है, जो अभी आपसे सवाल में पूछा था, है ना। नियम सबके लिए एक जैसा है तो सामान्य है। स्पेसिफिक विशिष्ट क्या है, उदाहरण हो सकता है। ठीक है, A+B का होल स्क्वायर एक ही नियम है, डेफिनेशन संज्ञा की सबके लिए एक ही है, लेकिन उसके उदाहरण अलग हो सकते हैं कि राम का एग्जाम्पल देगा कोई संज्ञा पढ़ाते हुए, कोई शाम का एग्जाम्पल देगा, कोई राहुल का एग्जाम्पल देगा। ठीक, तो ये कहानी है। तो द टीचर फर्स्ट टीचर्स एडिशन
of fractions and then introduces the concept of numbers. ये अलग कहानी चल रही है. The teacher asks students to memorize करने वाले वैसे भी उदाहरण ज्यादा अच्छे होते नहीं है. ऑप्शंस एग्जांपल्स बिफोर द कॉन्सेप्ट, एग्जांपल टू कॉन्सेप्ट या एग्जांपल टू रूल तो उल्टा आपका इंडक्टिव होगा. डिडक्टिव कैसे हो जाएगा? जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल तो रूल है तो ये डिडक्टिव है. पहले नियम बता दिया फिर परिभाषा बताई, फिर उदाहरण बताए. द टीचर टीचेस आइसोलेटेड फैक्ट्स विदाउट कनेक्शन, तो ये कोई मेथड नहीं है, ये फालतू मेथड है. तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पे सही है, बाकी गलत हो जाएंगे. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई. क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व दैट, अब इसमें मैं आपको समय नहीं दूंगी. अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व दैट आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एक्सपेंड when heated and then formulate a general principle. This process reflects, यानी एक टीचर ने ये बताया बच्चों को, यह अवलोकन करने को कहते हैं, ऑब्जर्व करने को कहा कि लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम गर्म करने पर फैलते हैं, और फिर उनसे एक सामान्य सिद्धांत बनाने को कहा, है ना. वो सामान्य सिद्धांत क्या है? उन्होंने कहा है कि टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व कि आयरन को गर्म कर रहे हैं, लोहे को गर्म कर रहे हैं, वो भी फैल रहा है, कॉपर को कर रहे हैं तो फैल रहा है, एल्यूमिनियम को कर रहे हैं तो फैल रहा है, गोल्ड को करेंगे तो भी फैलेगा, यानी मेल्ट होगा, पिघलेगा अगर मैं कहूं तो. व्हेन हीटेड, ये सब पिघलते हैं हीट करने पे. मतलब क्या है? इसका एक जनरल प्रिंसिपल फॉर्मुलेट करने को कहा कि ये सब मतलब कौन सब? मेटल्स के धातु मेल्ट करने पे पिघलते हैं. तो ये एग्जाम्पल से रूल की तरफ गए, पहले ऑब्जर्व किया है, अब जब देखा कि इतने सारे धातु जो है सब पिघल रहे हैं तो ये एग्जाम्पल से रूल बनाया गया. तो नियम से उदाहरण नहीं गए, उदाहरण से नियम की ओर गए हैं कि ये सब उदाहरण है किसके? मेटल्स के. दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग. ठीक है इतनी बात. थर्ड ऑप्शन 69% लोग सही जवाब दे रहे हैं. आगमनात्मक तर्क बोलेंगे. अगर पहले आपको नियम बता दिया होता कि ऑल मेटल्स मेल्ट व्हेन हीटेड, सभी धातु जो है गर्म होने पे पिघलते हैं या फैलते हैं, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग हो जाता, क्योंकि पहले परिभाषा बताई फिर आपको उदाहरण दिए कि जैसे लोहा, जैसे सोना, जैसे कॉपर, जैसे एल्यूमिनियम. समझ गए बात को? तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर. आगे बढ़ेंगे. इंसाइट होता है अचानक से आया हुआ, ट्रायल एंड एरर में आप प्रयास करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा. टीचर्स शुड एक्सप्लिसिटली डिस्कस एंड चैलेंज जेंडर रोल्स इन द क्लासरूम यूजिंग डाइवर्स लिटरेचर. शिक्षकों को विविध साहित्य का उपयोग करके कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर स्पष्ट रूप से चर्चा करनी चाहिए और उन्हें चुनौती देनी चाहिए. यानी टीचर्स को एकदम खुले रूप से विविध साहित्य का उपयोग करके, लिटरेचर से उदाहरण ला करके, कॉन्टेक्स्ट बता करके, टेक्स्ट बता करके जेंडर भूमिकाओं पर स्पष्ट रूप से चर्चा करनी चाहिए और उन्हें चुनौती देनी चाहिए. क्योंकि हमें पता है ये हमारे समाज की एक कुरीति है, प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, कि हम जेंडर बायस्ड लोग हैं या जेंडर रोल्स में बंधे हुए लोग हैं, है ना. ये स्टीरियोटाइप करते हैं जेंडर के आधार पर लोगों को, जो कि सही नहीं है, होना नहीं चाहिए. एग्जिस्ट करता है तो इसको ठीक कौन करेगा? टीचर वो व्यक्ति है जो प्रोग्रेसिव है. बट बहुत ही विडंबना है कि कई बार टीचर्स ही बहुत स्टीरियोटिपिकल हो जाते हैं या उनके अपने बायसेस से ही आगे नहीं निकल पाते हैं. आपको वैसा टीचर नहीं बनना है ना. क्योंकि बदलाव अच्छे शिक्षक ही लाएंगे और आप जैसे शिक्षक लाएंगे जो और आगे बेहतरीन बन के जाएंगे, ये सब पढ़ के जाएंगे जो, है ना. तो अगर हम देखें जो हो रहा है समाज में, इसका मतलब ये नहीं सही हो गया, है ना, कि लड़कियां जो है नौकरी करें और घर का काम भी बराबर करें. ये होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सही प्रैक्टिस हो गई. इसमें स्टीरियोटाइप भर भर के है ना, कि जेंडर के आधार पर आपने कामों को जोड़ दिया व्यक्ति से कि खाना लड़कियां बनाएंगी, ये जेंडर रोल से बना हुआ एक स्टीरियोटाइप है. तो इस पे चर्चा टीचर को तो एटलीस्ट करनी चाहिए. रीजन क्या है? स्कूल्स एक्ट एज पावरफुल सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट्स दैट कैन ईदर रीइंफोर्स और ब्रेक सोसाइटल जेंडर स्टीरियोटाइप्स. यानी स्कूल शक्तिशाली द्वितीयक सामाजिकरण कारकों के रूप में कार्य करते हैं, जो या तो सामाजिक जेंडर रूढ़ियों को मजबूत कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं, है ना. कि आप सोशलाइजिंग एजेंट हैं. सोशलाइजेशन क्या है? समाज में कैसे रहते हैं, क्या तौर तरीके होते हैं. सामाजिकरण की प्रक्रिया है कि हम लोगों से मिलते जुलते कैसे हैं. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल बीइंग है. आप दोस्त बनाते हैं, आप दुनिया में जाते हैं, एक दूसरे के कोऑपरेशन से दुनिया चलती है, कोई भी अकेले तो नहीं चला सकता. तो अगर हम देखें यहां पे, तो स्कूल जो है एक इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंट है, बेशक सेकेंडरी है, फैमिली प्राइमरी है. तो ये प्रभावित करेगा कि घर में कैसा वो देख रहा है बच्चा, और घर में जो देख रहा है हो सकता है वो जेंडर बायस हो और ना भी हो, दोनों चीजें हो सकती हैं. लेकिन स्कूल को ठीक करनी है ये चीज, स्कूल का इंपैक्ट है. अगर आपके टीचर्स ये कहेंगे कि नहीं तुम लड़कियों मैथ्स पढ़ के क्या करोगी, तो इसका मतलब वो जेंडर बायस को और प्रभावित कर रहे हैं. तो सोशलाइजेशन प्रभावित करता है जेंडर के कॉन्सेप्ट को, कि जिस समाज में आप बड़े हुए हैं वहां जेंडर को, महिलाओं को और पुरुषों को कैसे देखा गया. अगर आप एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां, जैसे मुझे बचपन से कभी ये दिमाग में आया ही नहीं एक बार को भी, सिंगल टाइम भी, या ये था ही नहीं कॉन्सेप्ट कि कुछ मत करो शादी कर लेना,
या फिर नौकरी लगना ऑप्शनल है तुम्हारे लिए। नौकरी तो करनी ही होती है, क्योंकि मेरी मदर वर्किंग थी और वो उदाहरण रही अपने गांव में बाकी महिलाओं के लिए, है ना। तो वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है कि जिस माहौल में, जिस परिवार में आप बड़े हो रहे हैं, फिर स्कूल में जिस तरह की शिक्षा आपको दी जा रही है, तो ये दोनों जरूरी है। और स्कूल का काम तो परिवार के भी बायसेस को तोड़ना है। तो ये बात एकदम सही हो गई। ये जो अजर्शन है, अभिकथन है, ये सही से एक्सप्लेन करता है कि स्कूल एक पावरफुल सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट है, जो या तो रीइंफोर्स करेगा, यानी अगर घर में मान लो किसी बच्ची को ये कहा जाता है कि तुम पढ़ के क्या करोगी, या जा तो रही हो स्कूल बट शादी कर देंगे, लेकिन स्कूल में आपके टीचर ने आपको बताया है कि शादी जरूरी नहीं है, आपको काम करना है, जीवन में कुछ बनना है, कुछ बेहतर करना है, आपके सोचने समझने की क्यूरियोसिटी आपकी जगह है कोई टीचर। तो वो सोसाइटी में जो चल रहे समाजीकरण के जो ये स्टीरियोटाइप हैं, जेंडर से रिलेटेड रूढ़िवादियां हैं, इनको उसने ब्रेक कर दिया। बेहतर तो ये कि परिवार में ही ब्रेक हो, लेकिन स्कूल भी बहुत महत्वपूर्ण एजेंट है परिवार के साथ साथ। तो ये जरूरी हो जाता है कि जेंडर बायस की प्रैक्टिसेस को तोड़ा जाए, क्योंकि इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बस समाज में चल रही हैं चीजें, है ना। एक समय पे सती प्रथा भी चल रही थी। तो आपने अगर वो मूवी ना देखी हो तो देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही आई थी। मेरी मेमोरी को अभी क्या हो गया, अभी तक थकान मेरी उतरी नहीं है। दिस फूले तो अच्छी है, टीचर्स के लिए देखनी चाहिए। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नहीं भाई, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का रीजन भी सही से बताते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट। थर्ड क्यों दे रहे हो आप लोग जवाब? टीचर शुड एक्सप्लिसिटली डिस्कस एंड चैलेंज जेंडर रोल्स इन द क्लासरूम यूजिंग डाइवर्स लिटरेचर, बात तो सही है। अलग अलग लिटरेचर के माध्यम से जेंडर स्टीरियोटाइप को डिस्कस करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। स्कूल्स एक्ट एज पावरफुल सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट्स दैट कैन ईदर रीइंफोर्स और ब्रेक सोसाइटल जेंडर स्टीरियोटाइप, बिल्कुल सही तो रीजन है ये। आप ये मत सोचो कि सामाजिकरण के बारे में बात हो रही है और ये जेंडर के बारे में बात हो रही है, दोनों जुड़े हुए हैं। और यहां पे लिखा भी है उन्होंने कि सामाजिकरण का एक वाहक है स्कूल, महत्वपूर्ण, और या तो स्कूल रीइंफोर्स करेगा जेंडर बायस को या फिर तोड़ देगा जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो ये एकदम सही से एक्सप्लेन कर रहा है। हिंदी में उल्टा है, अच्छा देख लेते हैं। तो स्कूल शक्तिशाली द्वितीयक सामाजिकरण कारकों के रूप में कार्य करते हैं, जो या तो सामाजिक जेंडर रूढ़ियों को मजबूत कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं, सही तो है। अच्छा नीचे नहीं लिखा है, ओके ओके, इनको बोलना है ना, ये मेरे से भी मिस हो गया। हिंदी में इसको थर्ड लगा लेना, क्योंकि या फिर एक काम करो, यहां से इस नहीं को हटा दो, है ना, ये गलत टाइप हुआ है। तो थर्ड और फोर्थ में से जो भी आंसर आपने हिंदी में लगाया दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग सही दे रहे थे, मैं घबरा गई थी, है ना, कि आप इतने आसान सवाल को कैसे गलत कर सकते हैं। मैं इतनी देर से मैं बोल रही थी, मेरे आंसू आ जाते अगर आप ऐसे करते तो। कोई बात नहीं, हमारी ही मिस्टेक थी टाइपिंग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? एक प्रगतिशील शिक्षा वाली कक्षा है जहां जॉन डुई के प्रिंसिपल्स को बच्चे एक्टिव हैं, रचनात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है, यानी एक्टिविटी करके, सिर्फ टेस्ट रटने वाला नहीं, फॉर्मेटिव आकलन जिसकी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी करती है। ठीक है, बात इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस, क्या पर्पस है? बच्चों को एक्टिव रखा जाए, टू असाइन फाइनल ग्रेड, फाइनल ग्रेड फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं समेटिव में आते हैं, टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग गैप्स, यस, और उनको एडजस्ट करके टीचिंग स्ट्रेटजीज में बदलाव लाना, असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसमें आता है, सेग्रीगेट करना, बच्चे को अलग थलग करना, ठप्पा लगाना, मेमोराइज करना, रटवाना, है ना, सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेना, सब फालतू बातें हैं, आपको पता है। सेकंड ऑप्शन सही है, 90% लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। जिसमें आप लोग ज्यादातर लोग सही जवाब देंगे उसको कम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आप लोग ज्यादा गड़बड़ करेंगे उसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर रिगार्डिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज? एलडीज, जिसको दिया था सैमुअल किर्क ने 1960s में, सैमुअल किर्क नाम के व्यक्ति ने ये टर्म यूज किया था, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता कहते हैं, जिसमें आप डिसलेक्सिया, डिस्ग्रेफिया, डिस्मॉर्फिया, डिसलेक्सिया पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स डिस्कैलकुलिया पढ़ते हैं, है ना। तो लिखने पढ़ने से संबंधित जो आपके अक्षमताएं हैं वो इसमें आती हैं। 90% लोग सही जवाब दे रहे हैं। सेकंड देख लेते हैं सही है भी कि नहीं। डिस्ग्राफिया स्ट्रगल्स विद फाइन मोटर स्किल्स अफेक्टिंग हैंड राइटिंग। डिस्ग्राफिया वाले बच्चे को की आप राइटिंग पढ़ नहीं पाएंगे, इलेजिबल होता है, यानी अपढ़ने योग्य, लेजिबल नहीं होता, है ना। और इसका मतलब क्या है? देखिए ये टर्म्स जो मैं यूज करती हूँ, बीच में ये मत सोचिएगा फैंसी टर्म है, मैडम की तो अंग्रेजी मीडियम वाली हो गई है मैडम और ऐसे ही पढ़ाती हैं इसलिए फैंसी टर्म यूज कर रही हैं। पेपर में आते हैं ये टर्म्स, तभी मैं यूज कर रही हूँ, है ना। और पेडागोजी में इंग्लिश टर्म्स ज्यादा महत्वपूर्ण हैं हिंदी वालों से, क्योंकि मोस्टली चीजें ट्रांसलेटेड हैं, मुख्य रूप से काम इंग्लिश में हुआ है इन पे। तो डिसलेक्सिया सीवियर इंपेयरमेंट इन फिजिकल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, शारीरिक संतुलन और समन्वयन में गंभीर हानि। ये जो शारीरिक संतुलन है वो
इसमें आता है आपका प्रेक्सिया में, डिस्प्रेक्सिया में ना, ये डिसलेक्सिया में तो पढ़ने रीडिंग से संबंधित है, तो ये तो गलत हो गया। ऑटिज्म में अनकंट्रोलेबल हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव फिजिकल मूवमेंट, वो एडीएचडी में होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। ऑटिज्म में नहीं होगा, इसमें सोशली मिलने जुलने में, बहुत ज्यादा रूटीन में चेंज आने में दिक्कत होता है बच्चे को। डिस्कैलकुलिया है डिफिकल्टी इन ऑडिटरी प्रोसेसिंग, ये ऑडिटरी एक प्रॉब्लम है। डिस्कैलकुलिया तो मैथमेटिक्स से संबंधित प्रॉब्लम्स, उसको कैलकुलेशन वगैरह में दिक्कत आती है ना, तो सेकेंड ऑप्शन ही सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, What is the defining characteristic of a norm referenced assessment? हमने शायद लास्ट सेशन में, क्योंकि ये सीरीज पूरी देखिएगा, कई चीजें मैंने दूसरे सेशंस में डिस्कस की हुई होंगी, ये पूरी सीरीज है फुल मार्क्स की, कि अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हैं पेपर तक या जब तक भी हम चलाते हैं इसको, तो आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर पाएंगे। कहने के लिए नहीं है, ये एक्चुअल में है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें डिस्कस हो चुके होंगे मल्टीपल टाइम्स, अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्वेश्चन में। तो अगर आपने पिछले 2 सेशन नहीं देखे, क्लास 3 है फुल मार्क्स सीरीज का, सीडीपी के लिए, सीटेट के लिए, स्पेशली सितंबर के लिए, सिलेबस सेम रहा तो आगे भी काम आ जाएगा ऑफ कोर्स, जैसे पुराने सेशंस आज भी काम आते हैं। तो अब आपको यहाँ पे हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में या लास्ट क्लास में उन दोनों सेशंस में से किसी एक में पढ़ा है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं और टीचर मेड टेस्ट होते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो हैं जिनको मानकीकृत परीक्षण कहते हैं, यानी जो बड़ी पॉपुलेशन के लिए, जैसे आपका सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम, आपका सीटेट का पेपर, आपका केंद्रीय विद्यालय का पेपर, आपका यूपीएससी का पेपर, बड़ी पॉपुलेशन के लिए लाखों लोग एक साथ दे रहे हैं। इसमें कुछ गुण होते हैं वैलिडिटी के, ऑब्जेक्टिविटी के, रिलायबिलिटी के, तभी इनको स्टैंडर्डाइज्ड कहते हैं, मानकीकृत कहते हैं। दूसरे नॉन, और इसमें 2 प्रकार होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के। एक तो क्राइटेरियन रेफरेंस, लास्ट क्लास में किया था, कि जिसमें क्राइटेरिया है, जैसे सीटेट जो है वो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है, हिंदी में भी ऐसे याद रखिएगा प्लीज, है ना, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, यानी जिसमें क्राइटेरिया है कि इतने परसेंट ले आओ, 60% नंबर ले आओ, आपका सीटेट पास हो गया, इसमें कोई फर्स्ट और सेकंड आने की जरूरत नहीं है, आप पास हैं। टॉपर नहीं होता इसलिए सीटेट में कोई, बेशक अनुराग 143 नंबर लाए हों या सचिन 141 नंबर लेकर के आए हों, हमारे लर्नर्स हैं, या अनुष्का 140 लेकर के आई हों ऑनलाइन पेपर में भी, लेकिन उनको एक्चुअल में टॉपर नहीं कह सकते। आप लोग सर्च करते हैं तो लिख देते हैं कई बार, नहीं तो वो टॉपर कोई नहीं है, क्योंकि इसमें टॉपर कब बनेगा कोई भी व्यक्ति, जब वो किसी एक बाकी बच्चों के साथ उसको कंपैरिजन किया जा रहा हो, रैंक निर्धारित हो रही हो। D++ में हो जाएगी रैंक निर्धारित, क्यों? क्योंकि वहां बाकियों के साथ कंपैरिजन है, वहां क्राइटेरिया से बात नहीं बनेगी। वहां क्राइटेरिया भी कई बार लगा देते हैं, लेकिन नॉर्म के बिना नहीं चलेगा। वहीं आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसमें बाकी बच्चों के साथ कंपैरिजन होगा, कि फर्स्ट आप तब आओगे जब बाकियों से ऊपर आओगे, तब नौकरी मिलेगी। आप यूपीएससी में देख लीजिए, या इवन केंद्रीय विद्यालय से लेकर जहां भी मेरिट बन रही है, वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, क्योंकि बाकियों से कंपैरिजन है। यहां पे एक क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना है, ठीक है। कई बार पेपर जो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट दोनों को यूज कर लेते हैं, क्राइटेरियन को भी और नॉर्म को भी। जैसे आपको पता है कि इतने परसेंट ले आओगे तो प्री क्लियर हो जाएगा, और अरे यार मैंने एक दोस्त को टाइम दिया हुआ था, चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे फिर हम बात करेंगे। चलो भाई फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 देखो। व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट? इट असेसेस क्वालिटेटिव ग्रोथ ओवर टाइम, कंपेयर्स स्टूडेंट्स स्कोर्स स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ पीयर्स। कि अगर आपकी मेरिट कम जाएगी या ज्यादा जाएगी, इस पे डिपेंड करेगा कि आपके बाकी पीयर्स ने, आपके सहपाठियों ने, या जो लोग उस पेपर में बैठ रहे थे, उन्होंने कितना स्कोर किया है। एक टाइम पे 80 भी मेरिट जाती थी अगर आप D++ पीआरटी की बात करें, और आज आप देखेंगे 160 भी मेरिट गई हुई है, ठीक है। तो इट इज प्रीमैरली यूज्ड फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, नहीं, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी कोई बनता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ट्रू इंक्लूसिव एजुकेशन शिफ्ट्स अवे फ्रॉम अ डैश अप्रोच दैट ट्राइज टू फिक्स द चाइल्ड्स डिसेबिलिटीज। जो वास्तविक सच्ची समावेशी शिक्षा है, वो बच्चे की अक्षमताओं को ठीक करने के प्रयास करने वाले कौन से, गलत जवाब दे रहे हो आप लोग। बहुत दुख की बात है कि 52% लोग गलत जवाब दे रहे हैं इतने आसान सवाल का। रिजिड नहीं, डेफिसिट। ट्रू इंक्लूसिव एजुकेशन शिफ्ट्स अवे फ्रॉम अ डेफिसिट अप्रोच। रिजिड नहीं कहेंगे इस अप्रोच को, रिजिडिटी तो ऑफकोर्स है ही, उससे भी खराब है कि डेफिसिट मानते हैं, कि कह रहे हैं इन बच्चों में कुछ कमी है, जबकि पर्सन डिफरेंटली एबल्ड है, डिसेबल्ड नहीं है,
और हम यूज कर रहे हैं डेफिसिट फ्री लैंग्वेज को आजकल के पर्सन विद अ डिसेबिलिटी, डिसेबल्ड पर्सन नहीं कह रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि पर्सन डिसेबल्ड नहीं है, पर्सन 5 और चीजें कर सकता है, उसको डिसेबिलिटी है, वो डिसेबल्ड नहीं है। तो ये डेफिसिट फ्री लैंग्वेज आपको यूज करनी है कि कमी या न्यूनता आधारित अप्रोच की बजाय कि बच्चे को फिक्स करना है इसमें प्रॉब्लम है कुछ, उसकी बजाय कि वो 4 चीजें क्या कर सकता है उन पर ध्यान देना। तो ये रिजिडिटी तो डेफिसिट में बाय डिफॉल्ट ही इंक्लूडेड है, लेकिन इसका सही जवाब ये नहीं होगा, ये कठोर अप्रोच ही नहीं है, ये डेफिसिट मानती है। रिजिडिटी तो इसमें है ही, तो बेहतर ऑप्शन डेफिसिट है। अगर ये नहीं होता तब हम एक बार उसके साथ चले जाते कि रिजिड होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अ टीचर कनेक्ट्स अ न्यू टॉपिक विद स्टूडेंट्स प्रीवियस एक्सपीरियंसेस बिफोर टीचिंग, दिस स्टेप बिलोंग्स टू। एक शिक्षक है जो नए विषय को पढ़ाते हुए पूर्व अनुभव जो है बच्चों के, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग बोलते हैं जिसको, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, यानी हमेशा आपको जो बच्चे को आता है उससे कनेक्ट करना है न्यू को। मैं आपको वो एग्जांपल देती हूं जो आपको पता है पहले से, आपने जीवन में अनुभव किए हैं, उनसे जोड़ा जाता है किसको? नए कॉन्सेप्ट को। तो ये पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना होता है। जब आप लेसन प्लानिंग करते हैं अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में, डीएलएड में, बीएलएड में, बीएड में, तो आपको पता है कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए 3 सवाल बनाने होते हैं कम से कम। तो रीइंफोर्स करना है आपको, दिस स्टेप बिलोंग्स टू रीइंफोर्समेंट। नहीं भाई, ये चेक करता है कि बच्चे सीखने के लिए कितने रेडी हैं, रेडीनेस एंड मोटिवेशन, तत्परता कितनी है, सीखने के लिए तैयार भी है कि नहीं है। अगर प्रीवियस नॉलेज आपको पता है, आप 5th क्लास को पढ़ा रहे हैं, आपने प्रीवियस नॉलेज के सवाल पूछे, बच्चे आप देख रहे हैं प्रीवियस नॉलेज तो अटकी पड़ी है 2nd क्लास पे, तो इसका मतलब बच्चा कितना तैयार है, कितना मोटिवेटेड है, ये दोनों बातें आपको पता चलती हैं। कि पूर्व ज्ञान से तो तब जोड़ोगे जब आपको देखना है ना, नई बिल्डिंग नींव पे बनाओगे, तो नींव चेक करोगे, उससे पता चलेगा कि बच्चा जो आप सिखाना चाह रहे हैं वो सीखने के लिए तत्परता है या नहीं है, मोटिवेशन है या नहीं है ना। सिर्फ इवेल्युएशन या मेमोराइजेशन के लिए नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, यू वांट टू प्रमोट हायर ऑर्डर क्रिटिकल थिंकिंग इन योर मिडिल स्कूल साइंस क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड यू नॉट आस्क। एक क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग पे आता ही है, चाहे साइंस क्लास लिखा हो, मैथ्स लिखा हो, हिंदी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब दिशाओं में सोचना बच्चे को। एक सवाल जो दिशाओं में सोचने की बात ना करता हो, नॉट लिखा है, देखिएगा ध्यान से पढ़ेगा नहीं तो गलती हो जाएगी। आप लोग कह रहे हैं 76% लोग सेकंड ऑप्शन। हाउ वुड यू डिजाइन अ बेटर मेथड टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। भाई इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग है। सवाल ठीक से पढ़ लो, 90% काम या आधा 50% काम कम से कम सवाल पढ़ने से, सही पढ़ने से पेडागोजी में सॉल्व हो जाता है। नहीं पूछा, समालोचनात्मक चिंतन पे जोर नहीं देता कौन सा सवाल, तो जो रटवाने पे जोर देता है। जैसे डेफिनेशन पूछिए फोटोसिंथेसिस की, 42वें पेज पे जो लिखा हुआ है उसको याद कर लो। तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, ये तो रोट लर्निंग है, रटंत विद्या है ये तो। वाई डू यू थिंक द एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस्ड दिस अनएक्सपेक्टेड, इन सब में सोचना पड़ेगा। वाई, हाउ, व्हाट assumptions आर वी मेकिंग अबाउट दिस डेटा, इसमें भी सोचना पड़ेगा इवन। नहीं तो जनरली शॉर्ट तरीका होता है कि व्हाट वाले क्वेश्चंस जनरली क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करते, बट क्योंकि वो फ्रेम ऐसे किया है क्वेश्चन को कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो परिभाषा पूछी हो किसी चीज की, है ना, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लग रही, इसमें आपकी मेमोरी यूज हो रही है, आपने जो याद किया आपकी रोट लर्निंग लग रही है, दिशाओं में सोचना नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, a child Mohan tries to be a good boy in class because yesterday his teacher said that one who behaves properly will be rewarded। तो एक बच्चा है जो गुड बॉय बनने की कोशिश कर रहा है क्लास में, क्योंकि उसके टीचर ने पिछले दिन कहा था कि जो भी अच्छे से गुड बॉय बनेगा, बिहेव करेगा क्लास में ठीक से, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको पुरस्कार देंगे हम। अकॉर्डिंग टू पियाजेस थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एट विच स्टेज इज मोहन। ये सवाल जानबूझ करके डाला गया है कि पियाजे की थियरी पे ऐसा हुआ है 1-2 बार जब सीटेट में सवाल पूछ लिया गया है। क्योंकि पियाजे की थियरी कौन सी वाली, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली नहीं, वो सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल नहीं जो आप पढ़ते हैं, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, संज्ञानात्मक विकास की। पियाजे प्रोडिजी थे, यानी बचपन से एकदम गिफ्टेड बच्चे थे, है ना, 12-15 साल की उम्र में उन्होंने थीसिस लिख दी थी। तो वो खतरनाक व्यक्ति हैं, खतरनाक एज इन ज्ञान के मामले में, है ना। फिलोसफर भी हैं, वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी हैं, वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो वो बेहतरीन व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो मॉरल डेवलपमेंट पे भी उन्होंने काम किया है, फिलोसफी में भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने ये जो आपका जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी है, ज्ञान मीमांसा जिसको बोलते हैं, जो जेनेटिक्स से जुड़ी हुई है, उस पर भी काम किया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी काम किया है। तो उनकी एक मॉरल डेवलपमेंट की थियरी भी है जो आप नहीं पढ़ते हैं जनरली, क्योंकि उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है। तो ये पूरी कंप्लीट हो भी नहीं पाई थी, इसी पे बेस्ड फिर आपकी कोहलबर्ग वाली थियरी आपको देखने को मिलती है। तो जितने भी लोग इसमें, बस आपको 2 स्टेज याद रखनी है, क्योंकि इसको बाद में एक्सपेंड करके 4 में बना दिया गया। बस इसमें आपको 2 चीजें याद रखोगे तो कोई भी पियाजे की थियरी का, जो मॉरल डेवलपमेंट की थियरी का सवाल होगा, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। एक तो आप याद रखो हेट्रोनॉमी, अंग्रेजी में याद रखना प्लीज, और दूसरा आप याद रखो ऑटोनॉमी।
जो आपकी थोड़े बड़े टीनेजर्स टाइप बच्चे में आएगी, है ना। हिट्रो जब प्रॉपर तर्क विकसित हो जाएगा 18+ टाइप, है ना, या जहां एटलीस्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। हिट्रोनॉमी है अदर्स डिसाइड करेंगे सही और गलत क्या है, टीचर ने कहा है ये करना है इसलिए कर रहे हो। ऑटोनॉमी है सेल्फ, कि भाई आपको जो सही लगता है आप इंडिपेंडेंटली सोच पा रहे हो। बस इतना ध्यान रखना है, यही 2 स्टेज से प्याजे की कोई भी क्वेश्चन जो है इसका मॉरल डेवलपमेंट का सॉल्व हो जाएगा। बच्चा बिहेव किस लिए कर रहा है, क्योंकि टीचर ने कहा है, तो हिट्रोनॉमी है। अथॉरिटी स्टेज है, अथॉरिटी टीचर है यहाँ पे, प्रायत्ता है, स्वायत्ता नहीं है। अगर वो सेल्फ उसका रीजन होता तो सही हो जाता। प्री मॉरल स्टेज में ऑटोनॉमी आती भी नहीं है, हिट्रोनॉमी में ही आती है। इतना आपको नहीं जाने की जरूरत, उसमें और फर्दर 2 स्टेजेस हैं, बट आपका काम हिट्रोनॉमी और ऑटोनॉमी से चल जाएगा। ऑटोनॉमी एडोलसेंस में होगी, लेकिन ये सवाल ऐसा चाह नहीं रहा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर 21, कई लोगों को आज का सेट मुश्किल भी लग सकता है। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिस्प्रैक्सिया विल प्राइमरीली फेस चैलेंजेस इन प्रोसेसिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड सिंबल्स। एक बच्चा जिसको डिस्प्रेक्सिया है, डिस्प्रेक्सिया में मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम आती है, टाई बांधने में, शर्ट के बटन लगाने में, शू लेसेस बांधने में, जूते के फीते बांधने में, पेन पकड़ने में भी कई बार दिक्कत आती है, जिसकी वजह से राइटिंग तक में दिक्कत आ सकती है ना। तो ये एक बात है, ये बात सही है। ये क्या कह रहे हैं, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिस्प्रेक्सिया, जिस बच्चे को डिस्प्रेक्सिया उसको मैथमेटिक्स में दिक्कत आएगी, वो डिस्कैलकुलिया में आती है, ये गलत है। डिस्प्रेक्सिया इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। हाँ, ये सब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं, चाहे वो डिस्प्रेक्सिया हो, डिस्कैलकुलिया हो, डिसलेक्सिया हो। डिसऑर्डर एक्सक्लूसिवली लिंक टू लॉजिक एंड रीजनिंग, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। डिस्प्रेक्सिया मोटर स्किल्स का प्रॉब्लम है ना, मोटर स्किल्स का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बाकी जगहों पे दिक्कत आ सकती है। तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल में इसको इसलिए नहीं, इस तरह से नहीं देख सकते कि ये तर्क शक्ति वाला प्रॉब्लम है ना। वो है क्योंकि वायरिंग डिफरेंट है डिस्प्रेक्सिया वाले बच्चे की भी, लेकिन वो मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम आएगी, कोऑर्डिनेशन में, बैलेंस क्रिएट करने में, पेन पकड़ने में, टाई लगाने में। तो ये दोनों ही बातें मुझे यहाँ फॉल्स नजर आ रही हैं, ठीक है, दोनों गलत हैं। बात सही है। चलिए 68% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर क्रिएटिंग अ प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव क्लासरूम। एक अच्छा तरीका नहीं है इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी सबको समावेशित करे जो कक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चा सीख पाए, चाहे किसी को कोई भी डिसेबिलिटी हो। रिकॉग्नाइजिंग, तो उसके खिलाफ कौन सा ऑप्शन है, रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग द डाइवर्स, ये तो पॉजिटिव बात है, हमें नेगेटिव चाहिए क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। स्टैंडर्डाइजिंग द करिकुलम, सबके लिए एक ही जैसा करिकुलम नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, पाठ्यचर्या का मानकीकरण नहीं आपको करना है यहाँ पे, सबके लिए एक जैसा, आपको अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग मेथड अपनाने हैं, है ना। प्रोवाइडिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये तो बेहतरीन बात है कि अलग अलग बच्चे की नीड के हिसाब से, ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव टर्म है सीटेट के लिए। एनकरेजिंग कोलैबोरेशन, ये भी अच्छी बात है, बच्चे साथ में मिलकर के सीख रहे हैं। अलग थलग कहां हो रहा है बच्चा, सेकंड ऑप्शन में, जो कि सही है और गलत भी है। इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत था, तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज द मैक्सिमम फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर। ये आप लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस सवाल में, ये मैंने बैच में भी बताया था बहुत क्लियरली, अभी भी डिस्कस कर लेंगे, फटाक से जवाब दो। गलत जवाब आप लोग इसमें भरपूर दे रहे हैं, देखिएगा समझते हैं इसको। अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की किस अवस्था में सर्वाधिक वृद्धि एवं विकास होता है। देखिए सर्वाधिक वृद्धि और विकास, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब फिजिकल ग्रोथ की बात चल रही है मुख्य रूप से, वो डेवलपमेंट के अंदर अपने आप आ जाएगा क्योंकि ग्रोथ डेवलपमेंट में ही आती है। तो सबसे ज्यादा तेजी से जो वृद्धि और विकास होगा वो या तो इन्फेंसी में होगा या एडोलेसेंस में होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो आप गलत जवाब देने में लगे हुए हैं, है ना। तो एडोलेसेंस हाँ, लेकिन अडल्टहुड नहीं, मिडिल चाइल्डहुड जी नहीं, या तो इन्फेंसी या फिर एडोलेसेंस, तो गलत हो गया। लेटर चाइल्डहुड एंड अर्ली चाइल्डहुड, फिर इन्फेंसी कैसे नहीं होगा, जब इन्फेंसी दिया हुआ है ऑप्शन में तो हम इन पे क्यों जाएंगे ऑप्शंस में। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि ये एडोलेसेंस तो ठीक था लेकिन पहले वाला ऑप्शन सही नहीं था, हमें दोनों ऑप्शन सही चाहिए। अभी हम समझेंगे शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था इन ऑप्शंस के हिसाब से। अगर आप इन जनरल देखेंगे तो जन्म के बाद सबसे तेज जो वृद्धि हो रही है, शारीरिक वृद्धि, हाइट, वेट, शेप, साइज का बढ़ना, वो जन्म से इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष के बीच में है। उसके बाद जो सबसे तेज है वो एडोलेसेंस में है, किशोरावस्था में 12 से 18 में है। अगर आप बीच में देखेंगे तो सबसे ज्यादा तेज इन्फेंसी, इन्फेंसी से थोड़ा कम हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड में, लेकिन है फास्ट अभी भी। तो अर्ली चाइल्डहुड को इसलिए यहां पे गलत नहीं मान सकते क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड भी फास्ट ही है। इट्स लाइक इन्फेंसी में अगर 3x है तो अर्ली चाइल्डहुड में 2x हो जाएगा, है ना, लेकिन फास्ट ही है ये भी। लेटर चाइल्डहुड में तो धीमी हो जाती है बल्कि, क्योंकि बच्चे की मोटर डेवलपमेंट तो बेहतर हो रहा होता है, उछलना कूदना, हड्डियों में जान आ रही है, लेकिन
हाइट आपको बहुत तेजी से बढ़ती नहीं आएगी 6 से 12 वर्ष के बच्चे की। 12 से 18 में आप देखते हो अचानक से फिर से तेज बढ़ने लगता है। तो एडोलेसेंस इसमें भी फास्ट है, ठीक है। तो दोनों साथ नहीं आ रहे थे, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड कंपैरेटिवली तेज ही है दोनों में, क्योंकि इन्फेंसी और एडोलेसेंस साथ में नहीं दिए हुए हैं, समझ रहे हो। चलिए, बैच में बहुत अच्छे समझाया है पूरा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम गार्डनर्स थियरी इज करेक्टली मैच्ड विद अ सूटेबल करियर स्किल। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत है कि बुद्धि कोई एक प्रकार की नहीं होती, जरूरी नहीं है एक व्यक्ति एक ही तरह से इंटेलिजेंट होगा या हर चीज में इंटेलिजेंट होगा। हो सकता है कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा हो, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा हो, कोई साइंस में बहुत अच्छा हो, कोई लोगों को समझने में बहुत अच्छा हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर से अटक गए कमेंट्स आपके। चलिए आप बताएंगे। अब इसमें 64% लोग फर्स्ट जवाब दे रहे हैं, जो कि सही है बिल्कुल। बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी जिनका बॉडी पे पकड़ है, बैलेंस बनाना आता है, दौड़ना भागना उछलना कूदना इन सब में अच्छे होंगे, तो ये नृत्यक अच्छे बन सकते हैं, डांसर या फिर सर्जन, क्योंकि उसमें भी अगर सर्जन में भी हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो बात खराब हो जाएगी। कबीर सिंह वाले सर्जन मत बनना, है ना, कि वो पता चल रहा है कि 2 पैग लगा करके भी जो है ऑपरेशन कर दे रहे हैं उसमें मूवी में शाहिद कपूर, वो मत बन जाना। वो वाला सर्जन की बात नहीं हो रही, एक्चुअल सर्जन की बात हो रही है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगी उसके अंदर, मतलब उसमें भी रही होगी बट वो हरकत नहीं करनी है, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल होता है सेल्फ, खुद को समझने वाले। पब्लिक रिलेशन वाले इंटरपर्सनल बनेंगे, इंट्रा नहीं। पॉलिटिशियन इंटर मतलब लोगों को समझने में अच्छा है, जो खुद को समझने में अच्छा है वो फिलोसफर बन जाएगा, वो कोई मंक बन सकता है, इवन थेरेपिस्ट बन सकता है फॉर दैट मैटर। लिंग्विस्टिक आर्किटेक्ट थोड़ी बनेगा, ये तो स्पेशल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशल वाले में आपका आर्किटेक्ट या मूर्तिकार वो बनेगा जिसकी स्थानिक बुद्धि तेज है, कि जिसको दिशाओं का ज्ञान बहुत अच्छे से है, जो गूगल मैप वाली आंटी जो है आपकी या दीदी, है ना, अगर वो व्यक्ति होती तो हम कहते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस है, इनको सारे रास्ते याद रहते हैं। वहीं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में भाषक बुद्धि में आपके टीचर्स आ जाएंगे, आपके पॉलिटिशियंस भी आ जाएंगे, या जो लोग लिखते हैं पढ़ते हैं, भाषा में पकड़ अच्छी है जिनकी, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिकल में थेरेपिस्ट नहीं आएगा, इंटरपर्सनल में आएगा थेरेपिस्ट, है ना। लॉजिकल मैथमेटिकल में तो मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें सर्जन जो है वो स्पेशल इंटेलिजेंस में भी आता है, दोनों में कॉमन है वो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे आप और बताएंगे जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? An 8-year-old girl is consistently avoiding reading out loud in class, reverse her B&D and struggles to break words down into sounds. यानी एक 8 साल की बच्ची है जो लगातार कक्षा में जोर से पढ़ने से बच रही है, उसको डर लगता है, वो बचना चाहती है, उठ करके पढ़ना नहीं चाहती जब रीडिंग का नंबर आता है क्लास में। बी और डी को वो मिक्स कर देती है, उल्टा पढ़ती है, यानी बी को डी, 6 को 9, है ना, गॉड को डॉग, 100 को वॉज, है ना, ऐसा रिवर्स में, और ध्वनियों से जोड़ नहीं पाती लेटर्स को। समझ गए आप क्या है? डिसलेक्सिया है बच्ची को, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे आप? रिकॉग्नाइज दीज एज साइंस ऑफ पुअर आईसाइट। पुअर आईसाइट नहीं है, आपको पता है ये क्या दिक्कत है। अगर एक बच्चा खड़े होकर बार बार देख रहा है ना, या आंखें बार बार ब्लिंक कर रहा है, उसको आप कहेंगे कि पुअर आईसाइट की दिक्कत हो सकती है, टेस्ट करवा लो। लेकिन ये पुअर आईसाइट की दिक्कत है ही नहीं। आइडेंटिफाई दिस ट्रबल लिंक टू डिसलेक्सिया, यस। प्रोवाइड मल्टी सेंसरी रीडिंग इंटरवेंशंस। मल्टी सेंसरी रीडिंग इंटरवेंशंस कई प्रकार की हो सकती हैं, साउंड के साथ लेटर को कनेक्ट करके समझाना, पिक्चर के साथ पढ़ाना, है ना। सेकंड और थर्ड सही है। थर्ड, ग्रेड हर स्ट्रिक्टली टू फोर्स हर ट्राई हार्डर, कि भाई उसको बहुत स्ट्रिक्ट नंबर देंगे और कहेंगे मेहनत करो। भाई उसको दिक्कत है, आपको वो समझ के उन मेथड्स का प्रयोग करना है जिससे वो सीख पाए, डिसलेक्सिक बच्चा भी। तो सेकंड और थर्ड सही है, बाकी कोई और यहाँ सही है ही नहीं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी विकासात्मक मनोविज्ञान में, ये जो पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं ये विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। द डैश प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ग्रोथ अकर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। समझ जाओ आप, सेंटर से बॉडी के, सेंटर से पेरिफेरी यानी केंद्र से बाहर की ओर जाना, प्रॉक्सिमोडिस्टल। वहीं हेड टू टो, सर से पैर की ओर विकास की दिशा का जाना, सेफेलोकॉर्डल। हेड मतलब ही होता है सेफेल, खोपड़ी, तो सेफेलोकॉर्डल हेड टू टो, सर से के पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन, फिर ये वाला पार्ट, फिर खड़े होना सीखेगा, तो सर से पैर की ओर विकास जा रहा है। दूसरी तरफ क्या है कि बच्चे का पहले अपने शोल्डर्स पे कंट्रोल आता है, फिर आर्म्स पे आता है, फिर हैंड्स पे आएगा कंट्रोल। ये सेंटर से बाहर की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल ऐसे वर्क करेगा। सेकंड ऑप्शन 84% लोग, ये तो आसान है, ये मोटर डेवलपमेंट के अंदर आता है, मोटर डेवलपमेंट, और दूसरा इस प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में भी आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स में हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, रिया ऑब्जर्व्स 2 इक्वल बॉल्स ऑफ क्ले।
रिया एक बच्ची है जिसने 2 समान गेंदें देखी मिट्टी की। द टीचर रीशेप्स 1 बॉल इनटू अ लॉन्ग रोल। टीचर ने एक क्ले की बॉल है, उसको एक को तो लॉन्ग रोल में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी को ऐसे नॉर्मल बॉल बना दिया, जैसे आप एक आटे की बॉल समझ लीजिए। रिया स्टेट्स दैट बोथ स्टिल कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ क्ले। रिया एक बच्ची, उसको पता है चाहे इसको ऐसे फोल्ड करके क्ले मिट्टी की बॉल बना दो, चाहे इसको एक सांप के जैसे बना दो, बराबर ही रहेगी। क्ले तो जितनी है उतनी तो रहेगी, बढ़ थोड़ी जाएगी। इसका मतलब बच्ची में क्या आ गया है, कंजर्वेशन की ऑफ मास आ गया है, यानी द्रव्यमान संरक्षण, यानी उसको पता है वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर 10 ग्राम क्ले मिट्टी यूज हुई है तो वो उतनी ही है, चाहे उसको सांप की शेप दे दो, यानी स्नेक की शेप दे दो, और मेरा सौ और शौ को क्या हो गया, और चाहे फिर आप उसको एक सॉलिड फॉर्म में रखो, यानी पानी जितना है उतना ही रहेगा, है ना। क्लास इंक्लूजन या ये सब की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें, तो उसकी चर्चा भी अभी करने की जरूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो लास्ट स्टेज है पियाजे की, 11+ ईयर्स में आती है, SPCF, ये 4 स्टेजेस हैं पियाजे की। सेंसरी मोटर जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11+। इसमें जहां आपको हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग दोनों दिख जाए, समझ जाओ इसी की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर है ना। ये एनिमिज्म प्री ऑपरेशनल है, 2 से 7, ये जन्म से 2। ये रीजनिंग बेस्ड ऑन एंटायरली इमीडिएट सेंसरी एक्सपीरियंसेस, अगेन ये भी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल तो कतई ही नहीं है, ये कॉन्क्रीट की तरफ बात कर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। अमूर्त और परिकल्पनात्मक क्षमता जो है आपकी आ जाती है, जो चीज सामने नहीं है उस पर भी सोच पाएगा बच्चा, जिसको अमूर्त कहते हैं। एनईपी पे सवाल है, बहुत आसानी से आप बता देंगे। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच प्रैक्टिस शुड नॉट बी प्रायोरिटाइज्ड इन मॉडर्न स्कूलिंग। भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी नई शिक्षा नीति है लागू होने के लिए, हम लोग कुछ पार्ट्स हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं, है ना। तो ये किसकी बात करती है, बच्चों को एक्टिव रखने की बात करेगी। कोई भी पॉलिसी है तो बच्चे के पक्ष में ही आएगी, सिंपल है। देखिएगा 83% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। नॉट, ये तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाओ जहां बच्चा एक्टिव नहीं है, जहां भले भले की बात नहीं हो रही बच्चे के। तो होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशन रिपोर्ट कार्ड, यस, जिसमें बच्चे का सेल्फ असेसमेंट, टीचर असेसमेंट, पीयर यानी उसके दोस्त भी उसका आकलन करें, तो 360 डिग्री आकलन है ये। लेकिन हमें नॉट पूछा है, तो रट्टाफिकेशन जो है वो तो कभी भी कोई भी पॉलिसी बात नहीं करेगी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक को रटवा दो, ये कोई भी पॉलिसी नहीं कहेगी। सिंपल जवाब है, बच्चे को सेंटर में नहीं रखा गया, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनानी है आपको। वोकेशनल एजुकेशन की बात होती है, असेसमेंट कॉन्टिन्यूअस हो, फॉर्मेटिव हो, इसकी भी बात होती है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। आज के लिए आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, वाइल टीचिंग फ्रैक्शंस, भिन्न पढ़ाते हुए, पता है ना 1/2 ये सब आपने बचपन में पढ़ा है कि भाई भिन्न की संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है ना। इसमें बड़ा कौन सा होगा, तो आपको पता है कि 1/2 जो है वो ज्यादा होगा। तो फ्रैक्शंस या भिन्न पढ़ाते समय टीचर यूजेस पीसेस ऑफ पेपर। पेपर का पीस आपने देखा होगा जनरली टीचर्स, मान लो एक पेपर है, उसको 4 भागों में बांट दिया और फिर बताया ये 1/4 है, तो कौन बड़ा हुआ, ये 1/4 बड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो पेपर एंड अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन। बच्चे को एक्टिव रखा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं इसको, सही जवाब है बिल्कुल गतिविधि आधारित अधिगम, ABL बोलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी प्रमोट करती है ना। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आ सकता है। हमसे एग्जैक्ट पूछा है, क्वेश्चन को देखना किस तरह से पूछा है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन गलत नहीं है, वहां लर्निंग बाय डूइंग होती है, एक्टिविटी करके सीखता है बच्चा, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है ना, कोलैबोरेट करके सीखेगा। लेकिन एग्जैक्ट जो हमसे पूछा है वो ये है कि ये जो कोई चीज पढ़ाई जा रही है वो एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाई जा रही है, ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेट करके नहीं, बच्चों को पीस ऑफ पेपर यूज किया जा रहा है और बच्चों को अलाउ किया जा रहा है एक्सप्लोर करने के लिए। डिमॉन्स्ट्रेशन में कोई चीज जो बच्चे को समझ नहीं आ रही वो दर्शा दी जाती है, दो चीजों में अंतर है। अगर डिमॉन्स्ट्रेशन पूछेगा तो डिफरेंट तरीके से पूछेगा। गाइडेड प्रैक्टिस मेथड के टीचर ने कुछ बताया, जहां बच्चा अटक रहा है उसको गाइडेंस मिल रही है, वो सब बात नहीं है, ये डायरेक्ट लेके जा रहा है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिएगा, है ना। एक बेसिक सी फीस में इस पे भी डिस्काउंट है, जाकर के आप करियर ऐप पे एनरोल करना है। आप कंप्लीट बैच के लिए नोट्स, वो मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको, NCERT नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, सारे टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव रिकॉर्डेड सब, है ना। और ये लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो बता दीजिए, कहीं डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो आपको तो वो भी बता दीजिएगा। ये आंसर मार्क करके कल शाम तक आपको PDF बाकी की पेंडिंग भी और ये वाली भी मिल जाएगी। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप अभी बता करके जाएंगे। और आज के लिए इतना ही। कल से कोशिश रहेगी कि 9 बजे शाम को मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहे, है ना, और टाइमली शुरू हो जाए, 9 सवा 9 तक हम क्लास शुरू कर दें, आज भी लेट हो गए थे, है ना। और बाकी बैचेस की क्लास भी कल से शुरू कर देंगे, है ना। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।
बता दीजिएगा कमेंट्स में कितने नंबर आए, और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, सवाल कैसे लगे वो भी बता दीजिएगा। अब रेगुलर पढ़ाई करेंगे, ठीक है, बाय। रात को 9 बजे बैच में शाम को होती है।